मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग से जुड़ी कुछ बातें बताने वाला हूं, जो कुछ इस तरह से है। जैसे इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन यानी कि मोबाइल फोन की इंट्रोडक्शन के बारे में बातें करने वाला हूं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में क्या डिफरेंस होती है उसके बारे में बातें करने वाला हूं, और फिर डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी वोल्टेज, जैसे मोबाइल को चलाने के लिए कौन सी वोल्टेज जरूरी होती है, एसी या डीसी, और जो भी वोल्टेज जरूरी होती है उसमें क्या अंतर है, उसके बारे में बातें करने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जैसे कि टाइप ऑफ वोल्टेज यूज इन मोबाइल फोन, यानी कि मोबाइल फोन में किस तरह की वोल्टेजेस दी जाती है, और भी बहुत सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो ये सभी मोबाइल फोन की इंट्रोडक्शन से जुड़ी बातें हैं, तो ये सभी आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और तो सबसे पहले हम जानते हैं मोबाइल फोन क्या है, व्हाट इज मोबाइल। तो दोस्तों आज के इस जमाने में मोबाइल फोन सभी के पास होता है, तो चलिए हम जानते हैं कि मोबाइल फोन क्या होता है और हम इसे मोबाइल फोन क्यों कहते हैं। तो दोस्तों जो इस मोबाइल फोन में दो वर्ड है, एक मोबाइल और एक फोन। तो मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल और फोन का मतलब होता है मीन्स टू कम्युनिकेशन, यानी कि जो डिवाइस मूवेबल है और जो बातें करने के लिए यूज होती है उसे हम मोबाइल फोन कहते हैं। यानी कि मोबाइल फोन एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम जहां चाहे वहां लेकर इसको जा सकते हैं, और इसके बाद इसका जो मेन काम होता है वो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। लेकिन आजकल का मोबाइल डिवाइस को हम सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं करते, और भी बहुत सारे फंक्शंस हम इसमें करते हैं, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन होता है वो कम्युनिकेशन का होता है। यानी कि मेन हम इस सबसे जो मेन इसका जो यूज करते हैं वो बातें करने के लिए करते हैं, और समटाइम्स इसको सेल फोन भी बोला जाता है दोस्तों। तो सेल फोन किसे कहते हैं, तो सेल का मतलब होता है बैटरी। फोन जिसमें हम बैटरी डाल के चलाते हैं उसे सेल फोन कहा जाता है। तो आप इसे सेल फोन भी कह सकते हो या मोबाइल फोन भी कह सकते हो। तो मोबाइल फोन कहने का कारण भी आपको पता चल गया और सेल फोन कहने का कारण भी आपको पता चल गया। तो दोस्तों मोबाइल एक मशीन है, और इस तरह की मशीन को इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोला जाता है, यानी कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन किसे कहते हैं और मोबाइल को इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही क्यों बोला जाता है, कोई और मशीन क्यों नहीं बोला जाता है, और इसके बारे में भी हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है जिसे किसी भी मशीन को चलाने के लिए यूज किया जाता है। तो कोई भी मशीन चलने के लिए उसको एनर्जी देना बहुत ही जरूरी होता है। तो एनर्जी का जो मेन सोर्स हम यूज करते हैं वो होता है इलेक्ट्रिसिटी, और जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो दो तरह की होती है, एक होती है एसी और दूसरी होती है डीसी। एसी जो हमारे घर में आती है और जिसकी वैल्यू होती है लगभग 220 से लेकर 250 वोल्ट। तो इस तरह की वोल्टेज जो हमारे घर में सप्लाई होती है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे हम पोल से लेके अपने घर में सप्लाई किए होते हैं, तो उस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को हम एसी बोलते हैं। इसका मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। और एक और इलेक्ट्रिसिटी होता है जिसको हम डीसी बोलते हैं, जिसका नाम होता है डायरेक्ट करंट, और इसका जो रेंज होता है नॉर्मल रेंज 0 to 12 होता है, यानी कि इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल जो हम यूज करते हैं वो अप टू 12 वोल्ट तक का यूज करते हैं। और इसका जो मेन सोर्स होता है वो होता है बैटरी, यानी कि जो वोल्टेज हम बैटरी से प्राप्त करते हैं उसे डीसी बोला जाता है, और जो वोल्टेज हमारे घर में सप्लाई की गई होती है उसे हम एसी बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक एसी और एक डीसी। तो दोस्तों जिस डिवाइस को हम एसी यूज करके चलाते हैं उसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बोला जाता है, जैसे कि बल्ब, आयरन, हीटर, फैन, मोटर, एसी, कूलर, फ्रिज, मिक्सर, ओवन etc। यानी कि बहुत सारे डिवाइस जो हमारे घर में यूज करते हैं वो डायरेक्ट एसी से चलता है, और उस तरह की डिवाइस को हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कहते हैं। लेकिन बहुत सारे डिवाइसेस को हम डीसी देकर भी चलाते हैं और जिसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला जाता है। और दोस्तों बहुत सारे डिवाइसेस जिसे हम डीसी देकर भी चलाते हैं और उस तरह की डिवाइसेस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला जाता है, जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, घड़ी, इस तरह की डिवाइसेस। तो दोस्तों एसी और डीसी में जो मेन डिफरेंस होता है इसका, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो रेंज है, वोल्टेज का रेंज है, एसी का रेंज कुछ ज्यादा है, तो एसी का रेंज कुछ बहुत ही ज्यादा है, और डीसी का रेंज अप टू 12 वोल्ट होता है। तो इसे हमें साफ पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो लो वोल्टेज से काम करती है, और जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है वो हाई वोल्टेज से काम करती है। तो हाई वोल्टेज से काम करने वाला डिवाइसेस मोस्टली हाई वोल्टेज से काम करने वाला डिवाइसेस मोस्टली हाई पावर का होता है, और जो लो वोल्टेज से काम करती है वो मोस्टली लो पावर की डिवाइसेस होती है। यानी कि जब भी आप इस तरह की डिवाइसेस यूज करेंगे तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूमशन है वो बहुत ही हाई होगा, और इस तरह के डिवाइसेस यूज करने पर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूमशन है वो थोड़ी लो होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ऑलवेज आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लो ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कुछ हाई पावर का हो सकता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है वो मोस्टली हाई पावर की होती है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं जो एसी और डीसी जो हम दो वोल्टेज यूज करते हैं वो
इलेक्ट्रिकल के लिए हम एसी क्यों यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक के लिए डीसी क्यों यूज करते हैं, इसका जो मेन रीजन क्या है। तो इसका रीजन समझने के लिए हमें एसी और डीसी में जो डिफरेंस होता है उसको जानना जरूरी होगा। तो चलिए इसको हम पहले एक बार देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बना के रखा हुआ है, इस तरह से आप देख सकते हैं। एक पिक्चर यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एसी का स्केच कुछ इस तरह से किया है और डीसी का स्केच कुछ इस तरह से मैंने किया हुआ है। तो जो एसी वोल्टेज होता है दोस्तों, उसका जो रेंज है वो 220 होता है नॉर्मल। और जैसे मैंने इस टाइम के साथ इसका ग्राफ बनाया है, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे इसका वैल्यू है, यानी कि जो एसी है वो टाइम के अनुसार इसका जो वैल्यू है वो कम और ज्यादा हो रहा है। जैसे जीरो टाइम, यहाँ पे जीरो टाइम मान लीजिए, यहाँ पे मैं 1 सेकेंड का टाइम यहाँ पे ड्रा किया हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम को 1 सेकेंड मैंने बनाया हुआ है। तो 1 सेकेंड के अंदर इसका जो वैल्यू है वो हाई, इसका जो वैल्यू है वो लो से बढ़ते हुए मैक्सिमम पुग रहा है और उसके बाद फिर जीरो हो रहा है और उसके बाद फिर लाइन से नीचे आ रहा है। तो लाइन से जो नीचे की लाइन है उसको हम निगेटिव बोल सकते हैं और जो लाइन से ऊपर की जो हाफ साइकिल है उसे हम पॉजिटिव बोल सकते हैं। जो एसी का 1 साइकिल है उसमें हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव मिलके बना हुआ है। तो दोस्तों इस तरह का वोल्टेज को हम किसी काम के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो वैल्यू है 220 बस कुछ ही टाइम के लिए, कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन 0 वोल्ट से कोई काम नहीं करेगा। लेकिन जो 0 वोल्ट है उसे तो कोई डिवाइस नहीं चला सकता, और जो नेगेटिव हाफ साइकिल वोल्टेज है उसे भी किसी डिवाइस को चलाया नहीं जा सकता। यानी कि डिवाइस कब चलेगा, इस रेंज में जो हमारा डिवाइस है वो बस इतना ही टाइम के लिए काम करेगा, उसके बाद जो डिवाइसेस है वो बंद पड़ जाएगा। क्योंकि इसका जो ये जो रेंज है वो लगभग 220 के आसपास है। लेकिन ये जो वोल्टेज है कम है और ये कम है और ये तो निगेटिव वोल्टेज हो गया। तो इस तरह की वोल्टेज से हमारे कोई भी डिवाइसेस काम नहीं करेगा। तो इसीलिए एसी को इस तरह से इसी फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है। तो इसी को यूज करने के लिए इसका जो फॉर्मेट है उसको चेंज किया जाता है। तो चेंज करने के लिए इस एसी को कुछ इस तरह से बनाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 सेकेंड में सिर्फ एक ही साइकिल था, लेकिन यहाँ पे 1 सेकेंड में बहुत सारे साइकिल दिया गया है। तो 1 सेकेंड में ज्यादा साइकिल देने पर क्या होता है, जो एसी का जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से हो जाती है। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है 220 है यहाँ पे, और ये घटते घटते कुछ इस तरह से घटता है। लेकिन साइकिल ज्यादा होने के कारण इसका जो एवरेज वैल्यू है वो कुछ इस तरह से हो जाता है। तो एसी का जो रेंज, अब जो एसी का रेंज जो हो गया वो बस इतना ही घटबड़ हो पाया। मान लीजिए इसको हम 215 बोल देते हैं नीचे वाले रेंज को, और जो अपर रेंज है वो 220 है। तो एसी का जो वोल्टेज है बस अब इतना ही फ्लक्चुएट हो पाएगा। पहले 220 से लेके -220 फ्लक्चुएट हो रहा था, लेकिन अभी इसका जो रेंज है वो 215 से 220 हो गया। तो दोस्तों एसी को इस तरह बनाने के बाद ही हम एसी को यूज कर सकते हैं। तो एसी को इस तरह बनाना बहुत ही जरूरी होता है, बिना इस तरह के बनाए हम एसी को यूज नहीं कर सकते। तो ये जो नंबर ऑफ साइकिल है वो कितना देना होता है, तो ये नंबर ऑफ साइकिल्स हम इसको 50 दे सकते हैं, 50 to 60। तो दोस्तों एसी के अंदर जो नंबर ऑफ साइकिल्स होती है तो वो 50 से लेके 60 होती है। 50 से 60 यानी कि 1 सेकेंड के अंदर ये जो साइकिल है वो 50 से लेके 60 तक का होगा, और 50 तक और 50 to 60 साइकिल होने के बाद ही जो एसी है उसका रेंज 2 से 15 से 220 के बीच में आ जाता है, और इस एसी को हम यूज कर पाते हैं। तो विदाउट ए साइकिल, तो 1 सेकेंड के अंदर हम बिना ज्यादा साइकिल बनाए एसी को यूज नहीं कर सकते। साइकिल देने के बाद भी जो इसका एवरेज वोल्टेज है वो कुछ इस तरह से हो रहा है, यानी कि कंटिन्यू 220 नहीं आ रहा है, इसमें कुछ फ्लक्चुएशन तो है। तो जो फ्लक्चुएशन वाले वोल्टेज है उसको कम करने के बाद भी उसमें फ्लक्चुएशन रहेगा। तो इस वोल्टेज को अगर हम कम करके भी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देते हैं तो उसमें गड़बड़ होती रहेगी। तो उस गड़बड़ के कारण जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बहुत ही लो वोल्टेज से काम करता है उस डिवाइस में फॉल्ट आने का चांसेस मैक्सिमम रहता है। तो दोस्तों इसीलिए जो एसी वोल्टेज है उसको हाई वोल्टेज से चलने वाले डिवाइसेस को ही दिया जाता है, लो वोल्टेज चलने वाले डिवाइसेस को डीसी दिया जाता है। क्योंकि तो दोस्तों जो डीसी होती है कुछ इस तरह से होती है, इसका मतलब होता है जैसे टाइम के कितना भी टाइम हो जाए इसका जो वैल्यू है एक ही रहेगा, मतलब इसमें कोई गड़बड़ या कोई ऊपर नीचे नहीं होता है। तो इसीलिए इसको डायरेक्ट करंट बोला जाता है। और इस तरह की वोल्टेज को हम जो लो वोल्टेज डिवाइसेस होती है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं, जो बहुत ही कम वोल्टेज से चलता है, यानी कि 12 वोल्ट से नीचे की वोल्टेज से वो काम करता है, तो उस तरह की डिवाइसेस को इस तरह की वोल्टेज दी जाती है जिससे उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर मानिए किसी के पास बहुत ही कम चीज है उसमें थोड़ी और कम कर देंगे तो उसमें क्या होगा, उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन जो ज्यादा लेके काम करता है उसमें थोड़ी बहुत कम हो जाने से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो कम वोल्टेज चलने वाले डिवाइसेस है उसको डीसी से चलाया जाता है, और जो
ज़्यादा वोल्टेज से चलने वाले डिवाइसेस है उसको एसी से चलाया जाता है। तो दोस्तों मेनली जो एसी और डीसी में डिफरेंस होता है वो यही होता है। तो दोस्तों अगर आप कभी भी कोई एसी से चलने वाले डिवाइस खरीद रहे हैं तो उसमें आपको वहाँ पे वोल्टेज इस तरह से 220 वोल्ट और उसके बाद उसमें फ्रीक्वेंसी भी लिखा आपको मिल जाएगा। इस तरह से 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज इस तरह से आपको फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जो इसको जो नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड है, यानी कि 1 सेकेंड में जो 50 से लेकर 60 साइकिल है उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। तो दोस्तों एसी में ऑलवेज फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन डीसी में फ्रीक्वेंसी डालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसका जो वोल्टेज है वो ऑलवेज सेम है। तो इसीलिए इसमें और डीसी में चलने वाले डिवाइस पर आपको सिर्फ वोल्टेज लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे जितने वोल्टेज में वो काम करती है वही वोल्टेज आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी जैसी चीज कोई नहीं होती है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हम एसी और डीसी का डिफरेंस कर सकते हैं और उसको पता कर सकते हैं कि एसी और डीसी में क्या डिफरेंस होती है और एसी को हम किस डिवाइस के लिए यूज कर सकते हैं और डीसी को किस डिवाइस के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि मोबाइल के लिए डीसी क्यों जरूरी है, इसको हम एसी से देकर क्यों नहीं चला सकते। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोबाइल फोन। तो दोस्तों मोबाइल फोन को जो एनर्जी हम देते हैं वो चार्जर के थ्रू देते हैं और चार्जर के थ्रू हम इसको 5 वोल्ट डीसी से लेके 6 वोल्ट डीसी सप्लाई करते हैं। अभी जो मोस्टली यूज होता है वो 5 वोल्ट डीसी है, लेकिन पहले 6 वोल्ट डीसी भी यूज किया जाता था। तो ये जो चार्जर हम मोबाइल के अंदर जो डालते हैं उसका जो मेन रीजन होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा जो मोबाइल है उसको काम करने के लिए डीसी वोल्टेज जरूरत होता है, लेकिन हमारे पास जो हमारे घर में है वो एसी वोल्टेज है। तो एसी को तो डायरेक्ट हम इसको दे नहीं सकते मोबाइल को, इसीलिए एक चार्जर हम रखते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके मोबाइल को सप्लाई कर देता है। तो इसीलिए हम मोबाइल को ऑलवेज हम चार्जर से कनेक्ट करके चार्ज करते हैं। तो जो चार्जर वोल्टेज मोबाइल को सेंड करता है वो जाके मोबाइल के अंदर एक बैटरी होती है जिसके अंदर स्टोर होता है। तो दोस्तों मोस्टली जो बैटरी का वोल्टेज होता है 3.7 होता है, लेकिन बैटरी फुल चार्ज होने के बाद उसका वोल्टेज 4.2 तक हो सकता है। और दोस्तों मोबाइल का जो चार्जिंग वोल्टेज होता है वो 4.2 होता है, लेकिन आप देख सकते हो मोबाइल का चार्जर मोबाइल को 5 वोल्ट दे रहा है, लेकिन मोबाइल की जो बैटरी है उससे चार्ज होने के लिए 4.2 वोल्टेज जरूरी है। जो वोल्टेज हम चार्जर से देते हैं वो डायरेक्ट बैटरी में सप्लाई नहीं होता है, पहले मोबाइल की बोर्ड में जाता है और बोर्ड में जाने के बाद बोर्ड उसको 5 वोल्ट को लेके 4.2 बना के और उसके बाद ही वो मोबाइल की बैटरी में सप्लाई कर देता है। तो दोस्तों इस तरह से मोबाइल का जो बैटरी है वो चार्ज होता है। तो दोस्तों ये थी मोबाइल की कुछ इंट्रोडक्शन क्लासेस और इससे मैंने मोबाइल की कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो दोस्तों ये बातें समझने के बाद आपको मोबाइल रिपेयरिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। ये बहुत बेसिक बातें हैं जो आपको मालूम होना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो या मोबाइल टेक्नीशियन बनना चाहते हो तो भी आपके लिए ये बातें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं जो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं मल्टीमीटर को बीप में सेट कर देता हूँ और इसका शॉर्टिंग किस तरह से फाइंड करना है, यानी कि मोबाइल का जो बोर्ड है वो शॉर्ट है या नहीं है और किस तरह से कितना रीडिंग आना चाहिए इसका प्लस में, और जो बीच का पिन होता है जिसे हम BSI बैटरी स्टेटस इंडिकेटर पिन बोलते हैं उसमें, और जो नेगेटिव पिन होता है तो उसमें किस तरह का रीडिंग आना चाहिए, तो सभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो रेड प्रोब है उसको माइनस में रखना है, मतलब ब्लैक प्रोब को माइनस में रख के आप नहीं चेक कर सकते, आपका जो रीडिंग है वो नहीं आएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ब्लैक को यहाँ पे रखा हूँ, तो चलिए रीडिंग देखिए, कोई भी रीडिंग नहीं दे रहा है, इन्फिनिटी रीडिंग है। बीच में भी आपको चेक करके दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे भी इन्फिनिटी रीडिंग है। यहाँ बॉडी में टच हो रहा है, बॉडी का मतलब माइनस होता है तो इसलिए बीप दे रहा है, तो ये भी इन्फिनिटी है और माइनस तो बीप देगा। माइनस को किसी तरह से भी चेक कर सकते हो। तो अगर हमें प्रॉपर रीडिंग चाहिए तो हमें क्या करना है, रेड को ग्राउंड में टच करना है और फिर ब्लैक से चेक करना है। ब्लैक से चेक करने पर चलिए आप देख सकते हो इस तरह से, ब्लैक से चेक करने पर जो पॉजिटिव का रीडिंग है, मतलब मानिए आपको मतलब ये पिन मालूम नहीं कौन सा पिन है, तो इसका रीडिंग देखिए कितना है 399, और जो बीच वाला है उसका रीडिंग देखते हैं तो इसका रीडिंग है 1574। तो जो रीडिंग लो होता है उसको पॉजिटिव माना जाता है और जो रीडिंग हाई होता है उसको BSI पिन माना जाता है। तो इस तरह से एक बोर्ड में जुड़े बैटरी कनेक्टर का प्लस माइनस और BSI पिन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मल्टीमीटर से। दोस्तों ये जो रीडिंग था वो बिल्कुल सही था, मतलब ये जो पॉजिटिव है उसका रीडिंग 250 से ज्यादा आना चाहिए। 250 से लेके 700 के बीच में कोई भी रीडिंग आ सकता है, मतलब वो डिफरेंट मोबाइल का डिफरेंट रीडिंग हो सकता है। तो 250 से 700 तक का रीडिंग प्लस शो करता है, और जो BSI है मतलब उसका रीडिंग होता है 450 से लेके 1800 तक। ये दोनों में कंपेयर करोगे तो मतलब जो प्लस है वो कम वैल्यू वाला होगा और जो BSI है वो ज्यादा वैल्यू वाला होगा। तो इस तरह से हम प्लस BSI
और माइनस को फाइंड कर सकते हैं। और अगर ये प्लस में बीप दे रहा है, मतलब माइनस में तो बीप देगा ही, लेकिन प्लस में भी अगर बीप दे रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, बोर्ड शॉर्ट है। तो बोर्ड शॉर्ट होने पर क्या करना है आपको, जो बैटरी कनेक्टर के करीब में जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो सभी को चेक करना है। जो भी कंपोनेंट्स आपको शॉर्ट मिले उसको पहले निकाल दे जाना है। आपको ये बोर्ड शॉर्ट होने पर आपको पूरी बोर्ड के अंदर बहुत सारी कैपेसिटर्स में डिफरेंट सेक्शन में, जैसे कि नेटवर्क सेक्शन, पावर आईसी सेक्शन, इस तरह के सेक्शन में आपको शॉर्टिंग मिलेगा। लेकिन सबसे पहले जो टारगेट आपको करना है बैटरी कनेक्टर के पास में करना है। बैटरी कनेक्टर के पास में जितने भी कंपोनेंट आपको मतलब शॉर्ट दिखाई दे उसको आपको निकाल लेना है। और निकालने के बाद अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आपको आगे ट्रबल शूट करना है। या तो क्या कर सकते हैं, आपको लो वोल्टेज मतलब 1.5 to 2 वोल्ट दे के इसको मतलब देना है। मतलब नॉर्मली हम 3.7 बोल देते हैं, लेकिन शॉर्टिंग कंडीशन में आप अगर 3.7 दे रहे हो तो आपका मतलब बोर्ड डैमेज होने का, आईसी मतलब जलने का चांसेस रहता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करना है, 1.5 to 2 वोल्ट आपको देना है यहाँ पे, और चेक करना है कहीं पे कोई कंपोनेंट्स गर्म हो रहा है या नहीं। और कोई कंपोनेंट्स गर्म हो रहा है तो उस सेक्शन में जितने भी मतलब कंपोनेंट्स हॉट आपको मिले उसको पहले निकाल देना है। तो दोस्तों इस तरह से हम एक शॉर्ट मोबाइल का ट्रेसिंग करते हैं। तो दोस्तों एक मोबाइल के अंदर बहुत सारे पार्ट लगे होते हैं और सभी पार्ट को काम करने के लिए क्या होता है, हमें उसको वोल्टेज देना जरूरी होता है। बिना वोल्टेज का कोई भी पार्ट काम नहीं करेगा। और मोबाइल को वोल्टेज देने के लिए हम बैटरी डालते हैं और बैटरी से जो भी वोल्टेज निकलता है वो चला जाता है बैटरी कनेक्टर में। आप यहाँ पे देख सकते हो बैटरी कनेक्टर। तो इस तरह का बैटरी कनेक्टर जो मोबाइल के बोर्ड के साथ अटैच होता है वो क्या करता है, जब हम बैटरी यहाँ पे डालते हैं तो उसका वोल्टेज बोर्ड को सप्लाई करता है और बोर्ड क्या करता है, डिफरेंट पार्ट को वोल्टेज को सप्लाई कर देता है। तो मानिए किसी मोबाइल का इस पॉइंट में अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो क्या होगा, बैटरी से जो भी वोल्टेज मोबाइल को जाना होगा वो मतलब अच्छी तरह से सप्लाई नहीं हो पाएगा या बिल्कुल ही सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, मोबाइल डेड होने का चांसेस रहता है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये जो बैटरी कनेक्टर है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 3 पिन है इस बैटरी कनेक्टर के अंदर। तो ये तीनों पिनों का फंक्शन क्या है और कौन सा पिन में किस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है और उसको चेक करने का प्रोसेस क्या है, और उसमें कोई फॉल्ट है तो उसका रिपेयरिंग करने का प्रोसेस क्या है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो किसी भी मोबाइल का रिपेयरिंग करने के लिए आपको मोबाइल का हर एक डिटेल होना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको ये जो बैटरी कनेक्टर है उसका इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, और जो बाकी आगे का वीडियो होंगे उसमें मैं आपको और जो डिफरेंट सेक्शन आप देख रहे हो, यहाँ पे मेमोरी सेक्शन है, उसके बाद सिम सेक्शन यहाँ पे है, और उसके बाद कैमरा सेक्शन, डिस्प्ले सेक्शन, वाइब्रेटर सेक्शन, हेडफोन सेक्शन, इस तरह का बहुत सारे सेक्शन, मतलब जितने पार्ट होता है सभी का अलग अलग एक सेक्शन होता है। तो सारी का सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो बना के इस चैनल पे डालूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो बैटरी कनेक्टर होता है हर एक मोबाइल के अंदर, उसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। और इसको समझने के बाद आप क्या कर सकते हो, मोबाइल में होने वाले डेड प्रॉब्लम, शॉर्टिंग प्रॉब्लम, हाफ शॉर्टिंग प्रॉब्लम, इस तरह का जो प्रॉब्लम होते हैं और बैटरी कनेक्टर से जुड़ी और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, सभी आपको मालूम हो जाएगा। और इसको मालूम हो जाने के बाद आपको मोबाइल रिपेयरिंग करने में बहुत ही आसान होगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एक बैटरी कनेक्टर का जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो क्या है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो हम हर एक मोबाइल टेक्नीशियन को मालूम होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ एक वीडियो में आपको एक्सपर्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको मोबाइल रिपेयरिंग का एक्सपर्ट बनाने के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और सभी को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से मोबाइल का किसी तरह का भी प्रॉब्लम को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बातें करते हैं मोबाइल के बैटरी कनेक्टर के पिन के बारे में। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे 3 पिन है। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है प्लस, BSI, माइनस। तो यहाँ पे तो मैंने लिखा हुआ है प्लस, माइनस और BSI, लेकिन यहाँ पे देखने से तो नहीं पता चलता, यहाँ पे कोई मार्किंग भी नहीं किया गया है, मतलब कौन सा पिन प्लस है, कौन सा माइनस है और कौन सा BSI है। डायग्राम देखने से हमें यहाँ पे पता नहीं चलता। तो किस तरह से हम इस पिन को फाइंड कर सकते हैं, तो ये जो 3 पिन आप देख रहे हो तो सभी का रीडिंग किस तरह का होना चाहिए, मतलब अगर बोर्ड सही कंडीशन में है तो उस टाइम में इसका रीडिंग कितना होना चाहिए, और अगर बोर्ड फॉल्टी है तो उस कंडीशन में इसका रीडिंग कितना होना चाहिए। तो सभी का डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो इसको टेस्टिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो मल्टीमीटर है, जैसे आप देख सकते हो इस तरह का मल्टीमीटर आपको लेना है और इसको बीप मोड में सेट कर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हो बीप मोड, जिसको बोला जाता है बीप मोड या कंटिन्यूटी मोड भी बोला जाता है। तो हमें मल्टीमीटर को यहाँ पे बीप मोड में सेट करना है इस तरह से। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मल्टीमीटर के साथ 2 प्रोब जोड़ा हुआ है। ये जो तार है उसको प्रोब बोला जाता है। तो ब्लैक को यहाँ जोड़ा गया है और रेड को यहाँ जोड़ा है। तो रेड होता है पॉजिटिव और ब्लैक होता है नेगेटिव। मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट कर लेने के बाद मल्टीमीटर का ये जो पॉजिटिव वायर है या जो रेड वायर आप देख रहे हो, रेड प्रोब या रेड वायर जो भी आप बोलो, तो उसको हमें क्या रखना है, मतलब माइनस पे रखना है। माइनस का मतलब क्या हो जाता है, बोर्ड में आपको माइनस कहीं पे भी मिल जाएगा। जैसे मेटालिक पॉइंट जो आप देख रहे हो इस तरह का बाउंड्री, तो ये भी माइनस है, और ये जो बॉडी होता है वो सभी माइनस होता है। जैसे आप
जैसे आप सुन सकते हो, यहाँ पे बीप दे रहा है, यहाँ पे भी बीप दे रहा है और यहाँ पे भी बीप का साउंड आ रहा है। तो मतलब ये सभी क्या है, माइनस है। तो किसी भी एक पॉइंट को आप रेफरेंस ले सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, रेड प्रोब को माइनस में रखना है और ब्लैक प्रोब यूज करके आपको जो बैटरी कनेक्टर का जो डिफरेंट पिन है, जो 3 पिन है, उसको टेस्ट करना है। तो इसको टेस्ट करने पर किस तरह का रीडिंग आना चाहिए, तो पहले हम देख लेते हैं अपने नोट्स में। तो दोस्तों आप देख सकते हो, मतलब ये मोबाइल रिपेयरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, जिसमें मैं आपको बैटरी कनेक्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे मैं जो प्रोसेस में आपको बताया वहीं यहाँ पे लिखा गया है। जैसे कीप मल्टीमीटर इन बीप मोड या कंटिन्यूटी मोड, मतलब मल्टीमीटर को हमें कहाँ पे रखना है, बीप मोड या कंटिन्यू मोड में रखना है, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद हमें क्या करना है, रेड प्रोब को एट एनी ग्राउंड पॉइंट, मतलब अपने जो रेड वायर है या जो रेड प्रोब है मल्टीमीटर का, उसको हमें कहाँ पे रख लेना है, माइनस में रखना है। माइनस का मतलब कहीं पे भी बॉडी में हम टच कर सकते हैं। और वहाँ पे रखने के बाद अब हमें क्या करना है, बैटरी कनेक्टर का जो पिन होता है उसको टेस्ट करना है। और उसको टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे ब्लैक प्रोब, मतलब मल्टीमीटर का जो ब्लैक प्रोब है, ये जो ब्लैक प्रोब है उसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, ये जो बैटरी कनेक्टर है इसको तीनों में हम बारी बारी करके सभी को टेस्ट करेंगे। और इस तरह से टेस्ट करने पर जो मल्टीमीटर का रीडिंग है वो कितना होना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे डायग्राम में भी आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। मतलब मल्टीमीटर को हम इस तरह से कनेक्शन किए हैं, रेड को ग्राउंड में जोड़े हैं और जो मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब है उसको यूज़ करके हमें क्या करना है, बैटरी कनेक्टर के जो तीनों पिन होता है उसको हमें टेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्लस BSI माइनस, लेकिन बैटरी कनेक्टर में इस तरह का मार्किंग नहीं होता है, तो हमें पता नहीं होता है कौन सा पिन मतलब प्लस है, कौन सा BSI है, कौन सा माइनस है। तो ये जो बैटरी कनेक्टर का जो पिन आप देख रहे हो यहाँ पे, तो इसको हम मल्टीमीटर से टेस्ट करके बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा पिन प्लस है, कौन सा BSI है और कौन सा माइनस है। तो इसको टेस्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मतलब ये जो प्लस पिन है उसको टेस्ट करने पर कितना रीडिंग आता है, और जो BSI है उसको टेस्ट करने पर कितना रीडिंग आता है, और ये जो माइनस पिन है उसको टेस्ट करने पर कितना रीडिंग आता है। तो इसका जो रीडिंग है उसको मैंने यहाँ पे नीचे लिख के रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एट प्लस पिन, मतलब जो पॉजिटिव पिन है, हमें मालूम नहीं है कौन सा पिन प्लस है, लेकिन जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो जो प्लस पिन है वो कितना रीडिंग शो करेगा। तो जो प्लस पिन का रीडिंग है वो आना चाहिए 200 से लेके 900 के बीच में, मतलब 200 से ज़्यादा आना चाहिए और 900 तक आ सकता है। और उसके बाद जो BSI पिन होता है, BSI का मतलब होता है बैटरी स्टेटस इंडिकेटर, जो हमारे मोबाइल के डिस्प्ले में बैटरी के अंदर कितना चार्ज है वो शो करने का काम करता है। तो जो BSI पिन का रीडिंग होता है वो होता है रीडिंग मोर देन प्लस पिन समटाइम्स बीप साउंड। तो दोस्तों मोबाइल का जो BSI पिन है उसका रीडिंग क्या होता है, जो पॉजिटिव पिन का रीडिंग है जैसे 200 to 900, तो मानिए जो पॉजिटिव पिन है वो रीडिंग दे रहा है 300, तो जो BSI पिन है उसका रीडिंग होगा मोर देन 300, मतलब 300 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब जो पॉजिटिव पिन का रीडिंग जितना होता है उससे थोड़ा या बहुत ज़्यादा भी BSI का होता है। तो हम सभी को टेस्ट करने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा पिन प्लस है, कौन सा BSI है और कौन सा माइनस है। तो जो माइनस पिन है वो क्या करेगा, बीप का साउंड देगा विथ 0 रीडिंग। मतलब इसका मतलब क्या होता है, बैटरी कनेक्टर का एक पिन माइनस होता है और जहाँ पे हम मल्टीमीटर का जो दूसरा प्रोब है वो रख रहे हैं वो भी माइनस है। तो माइनस और माइनस क्या होता है, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो डायरेक्टली कनेक्शन होने पर क्या होता है, मल्टीमीटर बीप का साउंड देता है और उसका रीडिंग भी लगभग 0 के करीब में ही होता है। तो इस तरह से हम बैटरी कनेक्टर का प्लस माइनस और BSI पिन को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसका मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैंने मल्टीमीटर को बीप में रखा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और फिर मैं क्या करता हूँ, ये जो मल्टीमीटर का रेड प्रोब है उसे मैं ग्राउंड पे रख लेता हूँ। ग्राउंड का मतलब होता है बॉडी, कहीं पे आपको रख लेना है, कहीं पे भी रख सकते हो आप। इस तरह का डिफरेंट पॉइंट्स है, कहीं पे भी आप रख सकते हो। और रखने के बाद आपको क्या करना है, सो तीनों पिन में टेस्ट करना है। तो चलिए मैं पहले इस पिन को टेस्ट करता हूँ। तो इस पिन को टेस्ट करने पर आप देख रहे हो रीडिंग कितना आ रहा है, 663। और उसके बाद हम नेक्स्ट पिन को टेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हो रीडिंग 0 और बीप का साउंड दे रहा है। मतलब ये जो पिन है वो माइनस है, हमें माइनस का पता चल चुका है। और ये जो पिन है वो प्लस भी हो सकता है, BSI भी हो सकता है। तो प्लस और BSI को कंपेयर करने के लिए हमें जो बाकी एक और पिन है उसको भी हमें चेक करना होगा, और दोनों का जो रीडिंग आता है उसको हम कंपेयर करेंगे। जो कम रीडिंग वाला होगा वो प्लस पिन होगा और जो ज़्यादा रीडिंग वाला होगा वो होगा BSI पिन। तो चलिए इस पिन को हम टेस्ट करते हैं। तो इस पिन को टेस्ट करने पर आप देख रहे हो रीडिंग, तो इसका जो रीडिंग है 225। तो एक लो रीडिंग हो गया और एक क्या हो गया, हाई रीडिंग। इसका रीडिंग है कितना, 662। तो जो लो रीडिंग वाला जो पिन है वो हो गया प्लस, 20 का पिन हो गया जिसमें बीप का साउंड दे रहा है और रीडिंग भी 0 है, तो ये हो गया माइनस। और ये जो पिन हो गया वो हो गया BSI। तो दोस्तों इस तरह से हम इस बैटरी कनेक्टर का प्लस माइनस और BSI को हम फाइंड कर चुके हैं। और चलिए मैं आपको एक स्मार्टफोन के अंदर भी चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे आप देख रहे हो सैमसंग का एक स्मार्टफोन है।
तो इसका जो माइनस है आप देख रहे हो, जो सिम का ऊपर मेटल लगा हुआ है तो ये सभी माइनस है, ये भी माइनस है। तो आप मल्टीमीटर को कहीं एक पे रख लो, इस पेपर पे नहीं रखना है, पेपर पे रखने के बाद आपका बीप साउंड नहीं देगा। हम एक कहीं पे एक रख लेते हैं रेड प्रोब को, और फिर ब्लैक से हम टेस्ट करते हैं, इसका जो तीनों पिन है उसको टेस्ट करते हैं। हमें पता नहीं है कौन सा प्लस, कौन सा BS है और कौन सा माइनस है। तो पहले मैं यहाँ पे टच करता हूँ, और यहाँ पे टच करने पर आप देख रहे हो जो रीडिंग है 409 के करीब में आ रहा है। और चलिए दूसरा पिन को टेस्ट करते हैं। दूसरा पिन को टेस्ट करने पर आप देख रहे हो रीडिंग 1700 के करीब में आ रहा है। और ये तीसरा जो पिन है बीप के साथ 0 रीडिंग शो कर रहा है। तो दोस्तों ये जो फ़ोन था जो पहले मैंने टेस्ट किया था उसका रीडिंग थोड़ा लो था, और इसका जो रीडिंग क्या है थोड़ा हाई है। मतलब आपका स्मार्टफोन का पावर जितना ज़्यादा होगा, बैटरी कनेक्टर का जो रीडिंग है वो भी उतना ही हाई आएगा। जैसे इससे पहले वाले प्लस का पिन 225 था, लेकिन इसमें आप देख रहे हो जो रीडिंग है 409 है। और उसमें BSI का पिन 600 के करीब में था, लेकिन इसमें जो BSI का रीडिंग है आप देख रहे हो यहाँ पे 1600-1700 के करीब में है। लेकिन माइनस जो होता है वो बीप का साउंड भी देता है, और ऑलवेज इसका रीडिंग 0 होता है। तो इस तरह से हम प्लस माइनस और BSI को फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया बैटरी कनेक्टर का पिन फाइंड करने का प्रोसेस। लेकिन सिर्फ इतना करने से हमें फॉल्ट का पता नहीं चला है, तो चलिए मैं अब कुछ फॉल्ट का डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे बैटरी कनेक्टर में फॉल्ट है या नहीं है, वो हमें किस तरह से फाइंड करना है। तो दोस्तों बैटरी कनेक्टर को इस तरह से टेस्ट करने के बाद अब हमें क्या होगा, जो इसका रीडिंग है उसको हमें एनालाइज करना होगा। मतलब कितना रीडिंग आने के बाद बैटरी कनेक्टर सही है और कितना रीडिंग आने पर बैटरी कनेक्टर फॉल्ट है, ये हमें एनालाइज करना होगा। तो दोस्तों जो बैटरी कनेक्टर का प्लस पिन है उसका रीडिंग होना चाहिए 200 to 900। मतलब इसके बीच में अगर रीडिंग आ रहा है तो बैटरी कनेक्टर का जो प्लस पिन है उसको हम ओके मानेंगे, उसमें फॉल्ट नहीं होता है, वो बिल्कुल प्रॉपर होता है। लेकिन इसमें अगर इन्फिनिटी वैल्यू आ रहा है, इन्फिनिटी का मतलब होता है 1, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ऑलवेज 1 शो कर रहा होता है मीटर। तो इसी तरह का रीडिंग आ रहा है, मतलब मल्टीमीटर को हम बैटरी के प्लस पे रखते हैं, लेकिन मतलब उसमें कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रहा है, जिसका मतलब होता है लाइन क्या हो चुका है, वो लाइन ओपन हो चुका है। तो ओपन होने पर क्या होगा, मतलब बैटरी कनेक्टर के जो प्लस के साथ मतलब कुछ फ्यूज़ लगे होते हैं, यहाँ पे आपको इस तरह का फ्यूज़ लगा होता है। तो ये फ्यूज़ ओपन हो जाने पर क्या होगा, बैटरी कनेक्टर जो बैटरी से पावर लेता है वो मतलब बोर्ड को सप्लाई नहीं कर पाएगा और बोर्ड ऑन नहीं होगा। तो अगर इन्फिनाइट रीडिंग आ रहा है बैटरी कनेक्टर के प्लस पे, तो उस कंडीशन में आपको क्या समझना है, आपका जो बैटरी कनेक्टर का प्लस है उससे जो जाने वाला लाइन है मोबाइल के अंदर, तो वो लाइन में क्या हो चुका है, कोई ओपन हो चुका है, कोई कंपोनेंट जो सीरीज में कनेक्टेड है ओपन हो चुका है। मोस्टली जो कंपोनेंट ओपन होता है वो होता है फ्यूज, और समटाइम इसके अलावा कोयल्स भी यूज होता है। तो आप उस सभी को चेक करें, और जो सीरीज कनेक्टेड कंपोनेंट है वो सभी को अच्छी तरह से टेस्ट करने के बाद आप इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। और दोस्तों उसके बाद इसका रीडिंग मानिए 10 to 180 के करीब में आ रहा है, तो इसको बोला जाता है हाफ शॉट। तो इस कंडीशन को बोला जाता है हाफ शॉट, या इसको लीकेज भी बोला जाता है। तो दोस्तों एक मोबाइल में हाफ शॉट या लीकेज प्रॉब्लम किसको बोला जाता है, मतलब ये रीडिंग क्या होता है, बैटरी कनेक्टर का जो प्लस का रीडिंग है वो लो आ रहा है। तो लो होने का मेन रीज़न क्या है, मतलब बैटरी कनेक्टर का जो रीडिंग है वो क्यों लो हो गया। तो आप देख सकते हो बैटरी कनेक्टर का एक क्या है प्लस है और एक क्या है माइनस है। तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं इस तरह का, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स और भी बहुत सारे कुछ कंपोनेंट्स, पैरेलल कंपोनेंट लगे होते हैं, डायोड लगे होते हैं, इस तरह से डायोड कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स है मतलब ये क्या होता है, प्रॉपर्ली काम नहीं करता है। समटाइम्स क्या होता है, प्रॉपर्ली काम नहीं करता है, इसमें थोड़ा सा मतलब फुल्ली फॉल्ट नहीं आके मतलब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ये जो प्रॉपर्ली इसको जिस तरह से काम करना है उस तरह से काम नहीं करके ये क्या हो जाता है, इसमें अगर पार्शियली फॉल्ट आ जाता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है लीकेज। तो लीकेज कंडीशन में क्या होगा, ये वोल्टेज को मतलब यहाँ से जो जाने वाला वोल्टेज है उसको रोकने का काम है इसका, लेकिन ये मतलब पूरी तरह से नहीं रोक पाने के कंडीशन में क्या होगा, वो वोल्टेज इधर भी सप्लाई होगा, मतलब मोबाइल के अंदर के जो पार्ट्स है उसको भी जाएगा, और साथ साथ इस लाइन से भी वोल्टेज, कुछ वोल्टेज यहाँ पे भी और कुछ वोल्टेज यहाँ से निकल के माइनस में चला जाएगा डायरेक्टली। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बैटरी का जो वोल्टेज है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, मतलब मोबाइल को भी जाएगा और माइनस में भी सप्लाई होगा। तो अगर ये लीकेज ज़्यादा है, मतलब बहुत सारे वोल्टेज को ये माइनस में सेंड कर रहा है, तो उस कंडीशन में मोबाइल ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर ये लीकेज कम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा मोबाइल ऑन होगा, लेकिन जो बैटरी का बैकअप है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों जो लीकेज या हाफ शॉटिंग का प्रॉब्लम होता है उसमें क्या होता है, मोबाइल ऑन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है मतलब बोर्ड में किस तरह का लीकेज है, लीकेज का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है या कम है। तो अगर ज़्यादा लीकेज है तो मोबाइल ऑन नहीं होगा, क्योंकि मतलब ज़्यादा वोल्टेज इधर सप्लाई हो गया तो मोबाइल को जितना ज़रूरी है उतना वोल्टेज नहीं मिल पाएगा और उस कंडीशन में मोबाइल ऑन नहीं होगा।
लेकिन अगर लीकेज कम है, थोड़ा सा ही लीकेज है, 10% 20% तक लीकेज है, तो मोबाइल फिर ऑन हो जाएगा, लेकिन जो बैटरी का बैकअप है वो डाउन हो जाएगा। और साथ साथ क्या होता है, जो लीकेज वाले जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होता है, हीट जनरेट करता है, क्योंकि इसके थ्रू अगर वोल्टेज पास होता है तो क्या होगा, ये गर्म होगा। तो गर्म होने पर क्या होगा, मोबाइल में हीटिंग का इश्यू भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से लीकेज या हाफ शॉर्टिंग होने पर क्या होता है, बैटरी का बैकअप घट जाता है या समटाइम्स मोबाइल ऑन नहीं होने का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम जानते हैं कुछ और प्रॉब्लम के बारे में। तो लीकेज के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, समटाइम्स क्या हो सकता है, आपका जो बैटरी कनेक्टर है उसमें बीप का साउंड भी आ सकता है, उस जीरो रीडिंग मतलब माइनस में तो बीप का साउंड आना ही चाहिए। ये जो पिन है माइनस, उसमें बीप का साउंड तो आना ही चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो माइनस को अगर इस प्रोब को हम यहाँ पे रख के टेस्ट करेंगे तो इसमें क्या होना चाहिए, बीप का साउंड आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बीप का साउंड नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी अगर बीप का साउंड आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे बीप का साउंड आने का मीनिंग होता है शॉर्टिंग, मतलब जो मोबाइल है वो बिल्कुल फुली शॉर्ट हो चुका है। तो मोबाइल में शॉर्टिंग है। तो शॉर्टिंग किसको बोला जाता है, तो शॉर्टिंग का मीनिंग होता है प्लस और माइनस जुड़ जाना। तो आप देख सकते हो प्लस पिन यहाँ पे है और माइनस पिन यहाँ पे है, तो दोनों उठ के एक दूसरे से तो कनेक्ट नहीं हो सकता। तो शॉर्टिंग करने का जो मेन कारण है यही कंपोनेंट है, जिसमें हाफ शॉर्टिंग आता है वही कंपोनेंट शॉर्टिंग भी कर देता है। अगर ये फुल्ली शॉर्ट हो जाए, मतलब बिल्कुल काम करना छोड़ दे, तो क्या होगा, इसका जो लाइन है बिल्कुल फुल्ली इससे कनेक्ट हो जाएगा और इसमें जितना भी वोल्टेज है सभी के सभी इसमें सप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे सप्लाई होने पर यहाँ पे मोबाइल के अंदर कुछ भी वोल्टेज नहीं सप्लाई होगा। तो इस तरह का कंडीशन आने पर क्या होगा, मोबाइल बिल्कुल ऑन नहीं होगा और मोबाइल का बैटरी के अंदर जो भी वोल्टेज होता है वो बस कुछ ही पलों में सारा का सारा वोल्टेज माइनस में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रोकने वाला कोई भी पार्ट नहीं है। जितना है वोल्टेज वो सभी फुल स्पीड में माइनस में ट्रांसफर हो जाता है और बैटरी का वोल्टेज नील हो जाता है बस कुछ ही क्षणों में। तो दोस्तों इस तरह का कंडीशन को बोला जाता है फुल शॉर्टिंग। और फुल शॉर्टिंग और हाफ शॉर्टिंग का रिपेयरिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान ट्रिक बताने वाला हूं जिसका यूज़ करके आप किसी भी मोबाइल में फुल शॉर्टिंग या हाफ शॉर्टिंग का रिपेयरिंग बहुत ही आसानी से कर सकती हो। इस वीडियो में मैंने आपको बैटरी कनेक्टर का टेस्टिंग करने का प्रोसेस बताया और बैटरी कनेक्टर में टेस्ट करने पर किस तरह का रीडिंग आने पर किस तरह का फॉल्ट हो सकता है उसका इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की। तो दोस्तों सिम कनेक्टर का 6 पिन होता है, आप देख सकते हो इस तरह से 6 पिन सिम कनेक्टर में लगे होते हैं। तो 6 पिन में से 2 पिन हमें प्लस और माइनस के लिए चाहिए, क्योंकि जो सिम होता है वो भी एक तरह का मेमोरी होता है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो कॉन्टेक्ट होता है, कुछ कॉन्टेक्ट्स, कुछ मैसेजेस और जो सिम का इन्फॉर्मेशन कुछ होता है वो सभी स्टोर होता है। तो वो भी एक तरह का मेमोरी है। तो उसको ऑन करने के लिए हमें पहले वोल्टेज देना जरूरी होता है। तो वोल्टेज देने के लिए मतलब कोई भी 2 पिन इसका यूज किया जाता है, तो उसको हम बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी 4 पिनों में से क्या होता है कि जो माइनस के साथ, मानिए ये माइनस है, हमें पता नहीं है लेकिन मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि कौन सा माइनस है। तो मानिए अभी हम एज्यूम कर रहे हैं, तो मानिए अगर ये माइनस है तो माइनस के साथ जो भी पिन होगा तो वो डमी पिन होता है, उसका कोई यूज नहीं होता है। समटाइम्स क्या हो जाता है, ये माइनस है तो ये अपोजिट होगा प्लस, और ये ऊपर वाला जो पिन होता है माइनस का, उसको कनेक्शन किया जाता है। तो इस तरह से कनेक्शन करने पर सेम पिन हो गया, मतलब एक ही फंक्शन के लिए 2 पिन का यूज भी किया जाता है, या समटाइम्स इस पिन को मतलब माइनस से ऊपर वाला जो पिन होता है उसको खाली छोड़ा जाता है। जैसे यहाँ इसमें 6 पॉइंट्स में टोटल 2 पॉइंट्स, जैसे एक ए पॉइंट हो गया और एक ए पॉइंट हो गया था। एक पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट जिसमें पावर आईसी 1.8 वोल्ट सप्लाई देके सिम को ऑन करता है, और दूसरी निगेटिव हो गया, क्योंकि पॉजिटिव के साथ ऑलवेज निगेटिव सप्लाई चाहिए। तो ये दोनों पिन वोल्टेज देने के लिए यूज होती है। उसके बाद ये जो निगेटिव पॉइंट है उससे ऊपर वाला एक पॉइंट वो नॉट कनेक्टेड है, जो किसी पिन से कनेक्टेड नहीं होता है, लेकिन किसी किसी में आप ये प्लस और ए डमी पिन ये दोनों को कनेक्ट किया हुआ होता है। तो ये कनेक्ट हो या ओपन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक्स्ट्रा पिन है, इसका यूज नहीं किया जाता है। और बाकी जो ये 3 पिन है इसको रीसेट, क्लॉक और डाटा पिन बोला जाता है। तो ये तीनों पिन सिम आईसी से जुड़ी होती है और सिम आईसी से सेम इंफॉर्मेशन पावर आईसी में जाती है। तो इस तरह से हमें प्लस और माइनस के लिए 3 पिन यूज हो गया, और उसके बाद जो बाकी 3 पिन होता है उसमें डेटा, क्लॉक और रीसेट 3 सिग्नल होता है, जो मतलब सिम आईसी या तो पावर आईसी को दिया जाता है, क्योंकि तो जो सिम है उसको स्लो प्रोसेसिंग डिवाइस माना जाता है। तो सिम का इन्फॉर्मेशन कैरी करने के लिए हमें ज़्यादा स्पीड का ज़रूरत नहीं होता है। तो जो स्लो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है जैसे सिम, और उसके बाद जो स्पीकर होता है, जो रिंगर होता है और जो एयर स्पीकर होता है, तो उस सभी को स्लो प्रोसेसिंग डिवाइस माना जाता है।
तो सभी का कनेक्शन पावर आईसी के साथ किया जाता है। मतलब सभी का अलग अलग एक आईसी होना जरूरी है, लेकिन सभी को अलग आईसी डालने के बाद बोर्ड का स्पेसिंग भी बढ़ जाता है। तो अभी बोर्ड को मतलब कॉम्पैक्ट बनाने के लिए, छोटा बनाने के लिए सभी आईसी को एक ही में कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है। तो मोस्टली जो स्लो प्रोसेसिंग डिवाइस है उसको पावर आईसी के अंदर, उसका जितने भी आईसी होता है उसको पावर आईसी के अंदर डाल दिया जाता है। और जो फास्ट प्रोसेसिंग डिवाइस है जैसे कि मेमोरी कनेक्टर हो गया, टच हो गया और जो डिस्प्ले हो गया, तो इस तरह का जो कनेक्टर है तो सभी का जो सिग्नल्स होता है उसे मतलब सीपीयू के साथ कनेक्शन किया जाता है। क्योंकि सीपीयू क्या है, फास्ट है, तो मेमोरी से भी जितने भी इन्फॉर्मेशन जाएगा उसको भी फास्ट करना है, टच को भी फास्ट रिस्पॉन्स करना है। और जो डिस्प्ले है तो उसमें ग्राफिक का इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर किया जाता है तो उसको भी फास्ट करना है। तो इस तरह से स्लो प्रोसेसिंग और फास्ट प्रोसेसिंग डिवाइस को डिफरेंट आईसी के साथ कनेक्शन किया जाता है। उसके बाद नेटवर्क प्रोसेसिंग होता है तो उसका अलग ही सेक्शन होता है। और उसके बाद कुछ और आईसीज और सेक्शंस बनाया होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्लैश के लिए एक सेक्शन बनाया गया है यहाँ पे। मतलब जो हाई वोल्टेज किसी को अगर देना है तो उसके लिए भी इस तरह से एक सेक्शन को बना दिया जाता है। जैसे डिस्प्ले के अंदर के जो लाइट होता है, एलईडी होता है, तो उसको ग्लो करने के लिए एक सेक्शन हो जाता है, डिस्प्ले लाइट आई सेक्शन। और फ्लैश के लिए भी इस तरह का एक सेक्शन हो जाता है। तो अगर फ्लैश काम नहीं कर रहा है तो आपको इस तरह का जो सेक्शन होता है उसको भी रिपेयरिंग करना पड़ सकता है। तो इस सिम को रिपेयरिंग करने के लिए, सिम में मानिए सिम डालने के साथ आपका जो मोबाइल है वो ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि मतलब सिम का जो वोल्टेज पिन है उसमें अगर शॉर्टिंग हो जाता है तो क्या होता है, जब हम सिम डालते हैं तो तब भी क्या होता है, सिम कनेक्टर में वोल्टेज सेंड करता है पावर आईसी। तो अगर हम सिम नहीं डालते तो उस कंडीशन में पावर आईसी सिम कनेक्टर को वोल्टेज नहीं सेंड कर रहा होता है। तो अगर समटाइम्स क्या हो जाता है, सिम डालने पर मोबाइल ऑन नहीं होने का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन सिम नहीं डालने पर मोबाइल ऑन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो प्लस पिन है उससे कनेक्टेड उस लाइन में जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं पैरेलली, जैसे कि कैपेसिटर्स होते हैं 99% और समटाइम्स रेजिस्टर भी हो सकते हैं, लेकिन 99% केस कैपेसिटर का होता है। तो कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाता है तो क्या होगा, माइनस और प्लस को ज्वाइन कर देगा। तो इसको अगर वोल्टेज जो भी मिलेगा वो माइनस में चला जाएगा, और माइनस में चला जाने पर मतलब पावर आईसी को शॉर्टिंग फील होगा, तो क्या होगा, मोबाइल को ऑन नहीं होने देगा। तो उस कंडीशन में हमें इसका जो प्लस पिन है उसको रिपेयर करना है। और समटाइम्स क्या हो सकता है, सिम डालने के बाद भी सिम शो नहीं करना है, इंसर्ट सिम नॉट वैलिड, सिम एरर, इस तरह का कोई भी अगर सिम से रिलेटेड कोई फॉल्ट आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो बाकी 3 पिन्स होता है उसको चेक करना है। तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। एक प्रोब को ग्राउंड कर लेता हूँ और एक प्रोब को चेक करता हूँ। तो ए माइनस नहीं है यहाँ पे, ए भी माइनस नहीं है, ए भी माइनस नहीं है, ए भी माइनस नहीं है, ए भी नहीं है, ये। तो ये जो प्रोब है वो माइनस है, और माइनस के बाद ऊपर ये जो पिन होता है वो डमी पिन होता है, और समटाइम्स क्या होता है प्लस के साथ जोड़ा होता है। तो ये माइनस है तो ये पिन क्या होगा, प्लस होगा। और चलिए मैं आपको प्लस और इसका कनेक्शन है कि नहीं है तो देख सकते हो, ये दोनों पिन कनेक्टेड है, मतलब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। और उसके बाद इस बाकी जो 3 पिन्स है वो डेटा, क्लॉक और रीसेट इस तरह का सिग्नल कैरी करने के लिए यूज किया जाता है। तो मोस्टली जो फॉल्ट आता है वो प्लस पिन में आएगा। तो ये ए और ए दोनों प्लस है, लेकिन मोस्टली आप इसको प्लस माने, ये समटाइम्स ये खाली होता है तो इसको प्लस हम मानते हैं, और इससे जुड़ी जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम ट्रेस करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्रिंट है, लेकिन इसके साथ जो कंपोनेंट लगा था उसको निकाल दिया गया है या तो नहीं रखा गया है। तो आप देख सकते हो इसके साथ बीप दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो कंपोनेंट लगने वाला था वो इस प्लस का था, लेकिन फिलहाल इसमें कंपोनेंट नहीं है। तो इसमें जो कंपोनेंट है वो मतलब सीरियली कनेक्टेड है या पैरेलली कनेक्टेड है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर माइनस के साथ चेक करते हैं। तो इसका एक एंड माइनस है और जो दूसरा एंड है वो प्लस से जुड़ा हुआ है इस तरह से। तो ये मतलब पैरेलली, यहाँ पे कंपोनेंट नहीं डालने से भी सिम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर कंपोनेंट डालते तो उसको जो मिलने वाला वोल्टेज है वो फिल्टर होके आता है और सिम का जो लाइफ है वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। तो फिलहाल इस प्लस के साथ हमें कंपोनेंट यहाँ पे नहीं मिला। तो चलिए इसके बगल में कुछ और कंपोनेंट्स यहाँ पे, तो सभी को हम ट्रेस कर लेते हैं। तो कहीं पे तो आप देख सकते हो इस साइड में यहाँ पे एक कंपोनेंट को रखा गया है और ये कंपोनेंट भी पैरेलल होना चाहिए। आप देख सकते हो माइनस के साथ जुड़ा है, तो मतलब ये पैरेलल ही है, एक कैपेसिटर है, मतलब यहाँ पे नहीं डाल के यहाँ पे एक फिल्टर को डाल दिया गया है। तो इसमें 2 फिल्टर भी डाला जा सकता था क्योंकि प्रिंट यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन इसमें नहीं डाला गया है, यहाँ पे सिर्फ डाल दिया गया है। तो इस तरह से हमें जो प्लस पिन का कंपोनेंट है उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया है।
और प्लस पिन के बाद जो बाकी 1 2 3 ये 3 पिन है तो उसका कनेक्शन भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसके साथ भी कुछ कंपोनेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो मतलब ऑप्शनल होता है, उस कंपोनेंट को रखना उतना ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन हम ट्रेस करके देखते हैं एक बार इसके साथ कोई कंपोनेंट जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। तो फिलहाल हमें कोई कंपोनेंट्स इसके साथ कनेक्टेड नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से, मतलब यहाँ पे एक प्रिंट बनाया गया है, तो मतलब प्रिंट तो बनाया गया है यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन इसके अंदर कंपोनेंट को डाला नहीं गया है। मतलब यहाँ पे ऑप्शनल है, मतलब डाल भी सकते हैं, नहीं डालने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसके बाद चलिए ये जो एक और पिन है उसको चेक करते हैं। तो इसके साथ भी कोई कंपोनेंट नहीं जुड़ा है, आप देख सकते हो इस तरह से। यहाँ पे भी चेक करके देख लेते हैं, यहाँ पे भी कंपोनेंट्स का कनेक्शन नहीं मिला। तो चलिए अभी एक और पिन इधर है इस साइड में, तो इसका भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट दिया गया है लेकिन कंपोनेंट को नहीं डाला गया है। और इस साइड का कंपोनेंट्स चलिए देखते हैं, तो कंपोनेंट्स नहीं मिल रहा है। मतलब जो डेटा पिन्स, क्लॉक पिन और रीसेट पिन है तो उसके साथ कंपोनेंट्स ऑप्शनल होता है, डाले तो भी चलेगा, नहीं डाले तो भी चलेगा। दोस्तों इसीलिए मोस्टली क्या किया जाता है कि जो वोल्टेज पिन है उसमें कंपल्सरी होता है एक कंपोनेंट एटलीस्ट डालना ही होता है, समटाइम्स 2 या उससे ज़्यादा भी कंपोनेंट हो सकता है प्लस पिन के साथ। लेकिन जो डेटा पिन, क्लॉक पिन और रीसेट पिन होता है तो उसके साथ कंपोनेंट होना ऑप्शनल होता है। समटाइम्स किसी मोबाइल में आपको मिल जाएगा या समटाइम्स नहीं भी मिलेगा। इस तरह से एक सिम कनेक्टर के साथ कनेक्टेड कंपोनेंट को फाइंड कर सकते हो और उसमें अगर कोई फॉल्ट है तो उसको सीरीज और पैरेलल सेपरेट करके उसका रिपेयरिंग कर सकते हो। तो सिम में फॉल्ट आए तो पहले आपको नई सिम डाल के देखना है, इस सभी टिप को क्लीन करके देखना है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्व तो उस कंडीशन में आपको ये जो कंपोनेंट्स मिला है इसके साथ, जो पॉजिटिव पिन के साथ था, तो उसको निकाल देना है या तो इसी साइज का दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे डाल देना है। तो इस तरह से हम सिम का बेसिक रिपेयरिंग और जो बोर्ड का रिपेयरिंग होता है उसको कर सकते हैं। सिम के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कनेक्टर है वो मेमोरी का कनेक्टर है और मेमोरी कनेक्टर के बगल में इस तरह से कुछ कंपोनेंट आप देख रहे हो इस तरह से डाला गया है। तो इसका जो पिन है उसको हम इस तरह से अगर टच करेंगे तो इसका जो बॉडी होता है वो माइनस होता है, आप देख सकते हो। तो इसका पिन में टच करने के बाद भी इसका बॉडी में टच हो जा रहा है, तो इसका पिन से हमें इसका कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, तो पहले हम इस कंपोनेंट का माइनस को फाइंड कर ले यहाँ पे। और ये जो पिन है वो प्लस है, आप देख सकते हो, ये जो पिन है माइनस हो गया और ये जो पिन है वो क्या है, प्लस है। तो प्लस क्या होगा, माइनस के साथ नहीं बीप देगा। तो अब हम चेक करते हैं सभी पिनों के साथ। तो अगर किसी पिन का कंपोनेंट ए होगा तो क्या होगा, उसी पिन के साथ बीप देगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस पिन के साथ ये बीप दे रहा है और जो बाकी दूसरा पिन है और जो बड़ी है उसके साथ नहीं देगा, क्योंकि जो प्लस है वो मतलब सिर्फ अपने ही पिन के साथ बीप देता है और माइनस तो कहीं पे भी बीप दे देगा। तो इस तरह से ये जो पिन है वो इस सिम का प्लस पिन है, क्योंकि जो कंपोनेंट है मोस्टली प्लस पिन में ही डाला जाता है, माइनस पिन के साथ कंपोनेंट का जरूरत नहीं होता है। और जो बाकी डेटा पिन और क्लॉक पिन्स होते हैं तो उसके साथ कंपोनेंट को डाला जा सकता है, आप देख रहे हो इस तरह से। लेकिन ये ऑप्शनल है, नहीं डाले तो भी चलेगा। तो इस तरह से अगर मेमोरी अगर हमारे मोबाइल में डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो पहले हमें क्या करना है, मेमोरी को क्लीन करना है, टिप को भी क्लीन करना है ब्रश से। और फिर भी ना हो तो नए मेमोरी कार्ड डाल के देखना है। तो और फिर भी ना हो तो बोर्ड में प्रॉब्लम होता है, तो उस टाइम में आपको क्या करना है, इस कैपेसिटर को निकाल के बाहर कर देना है, या तो आप रिप्लेस भी कर सकते हो। और रिप्लेस करते वक्त आपको इसका साइज सेम टू सेम रखना है। जो ग्राउंड के साथ बीप दे रहा है वो निगेटिव पिन हो गया और निगेटिव के जो अपोजिट पिन होता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब ये निगेटिव है तो ये जो लास्ट वाला पिन है वो पॉजिटिव है और निगेटिव के बगल में एक और पिन है जो वैल्यू शो नहीं कर रहा है, तो इसे हम डमी पिन कहते हैं। मतलब इस पिन का कोई यूज नहीं होता है, तो ये एक्स्ट्रा पिन है। और जो बाकी जो 2 पिन जो वैल्यू शो कर रहा है वो डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होने वाला पिन है। तो दोस्तों अगर मोबाइल में चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है तो हमें जो फर्स्ट पिन है जो ग्राउंड के अपोजिट में है तो उस पिन को आगे ट्रबल शूट करना होता है और उसका जो कनेक्शन होता है मतलब चार्जिंग रेगुलेटर आईसी के साथ होता है। तो दोस्तों इस लाइन की ट्रबल शूट करने के लिए अब हमें एक प्रोब को यहाँ पे रख लेना है। मतलब ये जो पॉजिटिव पिन है चार्जर कनेक्टर का वहाँ पे इस तरह से रख लेना है और इस तरह से रख लेने के बाद जो दूसरा प्रोब है उसे हमें चेक करते जाना है। मतलब पहले हम इसके अगल बगल में चेक करते हैं और इसमें देखते हैं कहीं पे कंटिन्यूटी आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हो मतलब
इसके बगल में कहीं पे किसी भी कंपोनेंट से बीप नहीं शो कर रहा है, तो मतलब इसके बगल में जो कंपोनेंट है वो चार्जिंग सर्किट के लिए यहाँ पे नहीं रखा गया है। तो चलिए अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, और यहाँ पे चेक करने के बाद आप देख सकते हो मतलब डायरेक्ट वो पिन क्या कर रहा है, इससे कंटिन्यूटी दिखा रहा है और जो रीडिंग है वो भी 0 दिखा रहा है। इस तरह से आप देख सकते हो मतलब डायरेक्ट कनेक्टेड है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं आपको एक बार कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि ये पिन ग्राउंड है या नहीं है, तो मैं इसको एक बार ग्राउंड से भी चेक करके दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राउंड के साथ ये कोई भी कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, मतलब ये पिन ग्राउंड नहीं है। और ये पिन क्या है, जो प्लस लाइन है यहाँ पे उसी से कनेक्टेड पिन है। तो दोस्तों इस बात का कंफर्मेशन हम एक और तरीका से भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको ग्राउंड पे रख देता हूँ और यहाँ पे वैल्यू देखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फिनाइट वैल्यू दे रहा है, और यहाँ पे भी अगर हम चेक करते हैं तो उतना ही वैल्यू देगा, सेम वैल्यू आ रहा है। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से हम कंफर्म कर सकते हैं मतलब ये जो इसका जो कनेक्शन है यहाँ पे है या नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हम चार्जिंग रेगुलेटर का जो कनेक्शन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चार्जिंग रेगुलेटर का इनपुट पिन हो गया, जिससे मतलब चार्जर का जो प्लस लाइन है वो कनेक्टेड है, और उसके बाद ये जो बीच का पिन है वो आउटपुट पिन होता है। तो ये जो बीच का पिन है और जो ऊपर का पिन है मतलब सेम है, आप देख सकते हो दोनों कंटिन्यूटी शो कर रहा है। मतलब इससे 5 वोल्ट या जो चार्जर जितने भी वोल्ट इन करेगा वो मतलब यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आने से पहले मतलब कुछ फिल्टर भी होता है, आप देख सकते हो इस तरह से कुछ कंपोनेंट भी लगा हो सकता है इसके अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस लाइन में एक कैपेसिटर भी इस तरह से जुड़ा हुआ है, जो मतलब चार्जिंग का जो वोल्टेज है उसे फिल्टर करने के लिए यूज हो रहा है। तो दोस्तों अगर एक कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो चार्जर जो भी वोल्टेज सेंड करेगा वो मतलब ग्राउंड में चला जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर का जो दूसरा एंड है वो इस तरह से आप देख सकते हो ग्राउंडेड है। मतलब मोस्टली जो कैपेसिटर है वो पैरेलली कनेक्टेड होता है, और पैरेलली का मीनिंग होता है मतलब एक साइड ग्राउंड से जुड़ा होना और दूसरा साइड पॉजिटिव से जुड़ा होना। तो अगर एक कभी शॉर्ट होगा तो क्या होगा, इसमें पॉजिटिव में जितना भी वोल्टेज आएगा वो डायरेक्ट ग्राउंड को चला जाएगा, मतलब आईसी उस वोल्टेज को नहीं ले पाएगा। तो दोस्तों अगर एक कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो हमें क्या करना है, इसको निकाल के फेंक देना है, या तो हमें इसी साइज का दूसरा कैपेसिटर इसमें डाल देना है। तो जो नो चार्जिंग का फॉल्ट होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इनपुट का कंफर्मेशन हो जाने के बाद अब इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट मतलब बीच के पिन से आउटपुट निकलता है और वोल्टेज चला जाता है बैटरी कनेक्टर को। लेकिन बैटरी कनेक्टर को जाने से पहले मतलब इस तरह से एक कंपोनेंट रखा गया होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्यूजेबल रजिस्टर रखा हुआ है। तो इस फ्यूजेबल रजिस्टर में जाएगा और उसके बाद एक चला जाएगा बैटरी का प्लस में। तो दोस्तों ये जो पिन है वो बैटरी का प्लस पिन है। तो दोस्तों इसको मैं आपको एक बार कंफर्म करके दिखा देता हूँ, मतलब ग्राउंड से इसको चेक करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो ग्राउंड से इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है, और ये ग्राउंड के साथ बीप दे रहा है। तो मतलब ये बैटरी का नेगेटिव पिन है और ये जो पिन है वो बैटरी का पॉजिटिव पिन है, जो डायरेक्टली इस फ्यूज से जुड़ा हुआ है। और ये जो फ्यूज है वो इस तरह का जो चार्जिंग रेगुलेटर होता है उससे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये चार्जिंग रेगुलेटर का इनपुट पिन हो गया, और ये चार्जिंग रेगुलेटर का आउटपुट पिन हो गया जो बीच वाला है। और जो तीसरा पिन है वो कंट्रोलिंग के लिए यूज होता है। तो कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या हो जाता है, जो मोस्टली जो चार्जर है वो 5 वोल्ट सप्लाई कर रहा होता है, तो यहाँ से जो 5 वोल्ट आता है तो उसको 4.2 वोल्ट बना के मतलब बैटरी को देना होता है, क्योंकि बैटरी को चार्ज करने के लिए नॉर्मल वोल्टेज जो रिक्वायर्ड होता है वो 4.2 होता है। तो इस पिन को किसी कंपोनेंट से या किसी आईसी से जोड़ा जाना जरूरी होता है, जो इसको स्विचिंग करके वोल्टेज को घटाए। तो दोस्तों जो स्विचिंग करने का काम होता है वो ट्रांजिस्टर करता है या कोई आईसी करता है। तो इसीलिए इस पिन का जो कनेक्शन है वो तो या तो ट्रांजिस्टर के साथ होना जरूरी होता है, या तो मतलब किसी आईसी के साथ होना जरूरी होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मतलब एक छोटा सा ट्रांजिस्टर यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो स्विचिंग करने के लिए रखा गया है, मतलब इसका जो कनेक्शन है इस पिन से होना जरूरी है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है इस पिन को स्विचिंग करके और जो 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है उसको 4.2 वोल्ट बना के यहाँ से आउट करेगा और वो वोल्टेज बैटरी को चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से एक जो चार्जिंग रेगुलेटर है उसका कनेक्शन, तो इसका जो इनपुट पिन है उसे चार्जर का प्लस लाइन से कनेक्शन किया जाता है, और जो आउटपुट पिन है उसे मतलब फ्यूज होते हुए बैटरी से कनेक्शन किया जाता है, और जो कंट्रोल पिन है उसे एक इस तरह का ट्रांजिस्टर या मतलब इस तरह का कोई आईसी, छोटा सा आईसी रख के भी कंट्रोल किया जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मतलब इसका कनेक्शन इस ट्रांजिस्टर के साथ है या नहीं है। तो दोस्तों चलिए इसको ट्रेस करके देखते हैं एक बार। तो दोस्तों इसका जो इनपुट पिन है उसे चार्जर का प्लस लाइन से कनेक्शन किया जाता है, जो आउटपुट पिन है उसे मतलब फ्यूज होते हुए बैटरी से कनेक्शन किया जाता है, और जो कंट्रोल पिन है उसे एक इस तरह का ट्रांजिस्टर या मतलब इस तरह का कोई आईसी, छोटा सा आईसी रख के भी कंट्रोल किया जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मतलब इसका कनेक्शन इस ट्रांजिस्टर के साथ है या नहीं है। तो दोस्तों इसका ट्रेसिंग करने के लिए हमें जो चार्जिंग रेगुलेटर है उसके कंट्रोल पिन में मल्टीमीटर का एक प्रोब को रखना है इस तरह से, और जो दूसरा प्रोब है उसे हमें इस ट्रांजिस्टर का डिफरेंट पिन में टच करके चेक करना है। तो चलिए मैं इसको चेक करता हूँ, और यहाँ पर चेक करने के बाद इसमें कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा है। और दूसरे पिन में चेक करता हूँ तो दूसरा पिन का कनेक्शन भी इसके साथ नहीं है। तो दोस्तों चलिए अब मैं इसका जो तीसरा पिन है ऊपर है
उससे चेक करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह से मतलब जो ट्रांजिस्टर का जो सबसे ऊपर वाला पिन है, टॉप पिन है, उसका कनेक्शन चार्जिंग रेगुलेटर आईसी के साथ दिखा रहा है। तो इससे हमें क्या प्रूव होता है, मतलब ये जो चार्जिंग रेगुलेटर है उसका जो कंट्रोल पिन है इस ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्शन किया गया है। तो दोस्तों अगर इस चार्जिंग रेगुलेटर के इनपुट में वोल्टेज नहीं आ रहा है, 5 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो हमें इसका इनपुट कंपोनेंट को चेक करना है। और अगर आउटपुट में वोल्टेज नहीं आ रहा है तो ये ट्रांजिस्टर फॉल्ट होने के कारण भी हो सकता है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर जब तक इसको कंट्रोल नहीं करेगा तब तक ये आउटपुट पिन में वोल्टेज आना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर इस आउटपुट में वोल्टेज नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हमें इस ट्रांजिस्टर को चेक करना है। और ये ट्रांजिस्टर अगर बिल्कुल सही है तो चार्जिंग रेगुलेटर आईसी वो फॉल्टी होने का चांसेस रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस चार्जिंग रेगुलेटर आईसी को रिप्लेस करना होगा और उसके बाद हमारा जो चार्जिंग का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मानिए अगर आपके पास ये चार्जिंग रेगुलेटर आईसी नहीं है तो क्या कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मतलब ये जो इनपुट में यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है उसको डायरेक्ट इस फ्यूज के साथ इस तरह से जंपर करके भी आप इसमें जोड़ सकते हो। तो ऐसा करने पर क्या होगा, जो इनपुट में तो 5 वोल्ट आता है तो वही वोल्टेज मतलब इस फ्यूज को जाएगा और फ्यूज में जाने के बाद वही वोल्टेज फिर बैटरी में जाएगा और बैटरी को जो चार्जिंग वोल्टेज है 4.2 के जगह पे 5 वोल्ट मिलने लगेगा। तो इससे क्या होगा, मतलब बैटरी जल्दी डैमेज होने का चांसेस रहता है, लेकिन तत्काल जो आपका चार्जिंग प्रोसेस है वो शुरू हो सकता है। तो दोस्तों ये हो गया टेम्पोररी जंपर सोल्यूशन। लेकिन अगर आप परफेक्ट सोल्यूशन चाहते हो तो इस आईसी को बदलना है। लेकिन दोस्तों अगर आपको मानिए आईसी नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, 2 डायोड को सीरीज में मतलब रख के इससे कनेक्शन कर सकते हो। मतलब इनपुट को जो इनपुट पिन है उसे डायोड का मतलब एनोड में दे देना है और जो आउटपुट पिन है उसे डायोड का कैथोड में दे देना है, लेकिन इसके बीच में आपको 2 डायोड डालना है। तो दोस्तों इस तरह से करने के बाद ये चार्जिंग रेगुलेटर आईसी नहीं होगा तब भी आपका जो चार्जिंग है परफेक्टली हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों जो डायोड होता है वो मतलब 0.3 वोल्ट से लेके 0.7 वोल्ट तक को घटाने का काम करता है। तो इस तरह से अगर हमें 0.3 वोल्ट का अगर 2 डायोड हम रखते हैं इसके भीतर में, तो दोस्तों अगर हम 2 डायोड को सीरीज में इससे जोड़ देते हैं तो क्या होगा, यहाँ से 5 वोल्ट आएगा और 2 डायोड क्या करेगा 0.3 घटाने के बाद मतलब 4.4 वोल्ट इसको मिलेगा और उसके बाद वही वोल्टेज बैटरी में चला जाएगा। तो जो बैटरी को मिलने वाला वोल्टेज होता है वो मतलब थोड़ा ही ज्यादा होगा। मतलब अगर डायरेक्ट हम जंपर करते हैं तो इसको 5 वोल्ट मिलेगा, लेकिन अगर हम 2 डायोड को इसमें रख के अगर इसको सप्लाई देते हैं तो इसको 4.4 वोल्ट मिलेगा। तो बैटरी जो खराब होने का चांसेस है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इसका 3 सोल्यूशन है। एक आप इसको क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, दूसरा इसको डायरेक्ट जंपर कर सकते हो और जो तीसरा सोल्यूशन है वो मतलब 2 डायोड को यूज करके भी इसमें कनेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से जो चार्जिंग फॉल्ट है उसका टोटल सोल्यूशन आप कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको चार्जिंग का जो ट्रेसिंग सर्किट है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की और इसी बात को मैं आपको एक बार मतलब डायग्राम में स्केच करके भी दिखा देता हूँ, जिससे मतलब आपको थ्योरेटिकल आइडिया हो जाएगी। और उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको इसमें वोल्टेज टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, जैसे मतलब किस तरह से जो चार्जिंग में आने वाला वोल्टेज है मतलब बैटरी को जाता है, इसका हॉट टेस्टिंग करके भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो वोल्टेज है वो किस तरह से मतलब चार्जर से होते हुए बैटरी कनेक्टर में जाता है। तो चलिए मैं पहले आपको डायग्राम में स्केच करके दिखा देता हूँ, मतलब चार्जिंग सेक्शन का डायग्राम किस तरह का होता है और किस तरह से कहाँ पे कितने वोल्टेज का सप्लाई होता है। तो मैं जो चार्जिंग डायग्राम बनाने वाला हूँ वो मतलब इसी का पार्टिकुलर बनाने वाला हूँ, लेकिन मतलब चार्जिंग डायग्राम मैं बनाऊंगा वो मतलब दूसरे मोबाइल में थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन बेसिक जो प्रिंसिपल है वो सेम है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं चार्जिंग सर्किट का डायग्राम। तो दोस्तों चार्जिंग सेक्शन या किसी भी सेक्शन में हॉट टेस्टिंग करने के लिए जो मल्टीमीटर का सेटिंग है वो इस तरह से करना होता है। आप देख सकते हो मल्टीमीटर को मैंने कहाँ पे रखा हुआ है, 20 वोल्ट डीसी में रखा हुआ है। ये जो सिंबल है भी और इस तरह का जो लाइन होता है उसे मतलब डीसी का सिंबल बोला जाता है और भी का मतलब हो गया वोल्टेज। तो मैंने जो मल्टीमीटर है उसको 20 वोल्ट डीसी में सेट किया हुआ है, क्योंकि हमें जो वोल्टेज चेक करना है वो मतलब 5 के करीब में है। तो इससे नीचे जो पॉइंट है वो मतलब 2 वोल्ट का रेंज है, तो 2 वोल्ट में रख के हम 5 को चेक नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट के रेंज में सेट किया है। और इसे ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन ऊपर में रखने पर क्या होगा, जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू आता है वो मतलब शो नहीं होगा, इसीलिए ये जो रेंज है वो एग्जैक्ट रेंज है। तो इसीलिए मैंने मल्टीमीटर को यहाँ पे रखा हुआ है। और आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे भी एक भी का सिंबल है, तो इस तरह का अगर सिंबल है तो इसे एसी वोल्ट बोला जाता है। और एसी का रेंज आप देख सकते हो मतलब 200-600, मतलब एसी ऑलवेज मतलब 200 से ज्यादा होता है, तो इसीलिए एसी का रेंज मतलब 200-600 है, इसमें 10 वोल्ट 20 वोल्ट का रेंज नहीं होता है। तो दोस्तों हमें जब भी मल्टीमीटर को रखना है वो डीसी 20 वोल्ट में रखना है, अगर हम मोबाइल के बोर्ड को चेक करना चाहते हैं तो दोस्तों इस तरह से मल्टीमीटर को सेट करने के बाद अब हमें क्या करना है, पहले मैंने क्या किया था मतलब रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखा था, लेकिन वोल्टेज टेस्ट करते वक्त हमें क्या करना है, इस जो ब्लैक है उसे ग्राउंड पे रखना है और रेड को यूज करके चेक करना है, क्योंकि वोल्टेज में ऑलवेज हमें प्लस और माइनस को मैच करना होता है, मतलब माइनस के साथ माइनस को रखना होता है और प्लस के साथ
प्लस को रखना होता है। तो दोस्तों जो सर्किट ट्रेसिंग के लिए हमने जो प्रोसेस किया था तो उसे कोल्ड टेस्टिंग बोला जाता है, और अभी जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ उसे बोला जाता है हॉट टेस्टिंग या वोल्टेज टेस्टिंग। तो इसको मैं माइनस पे रख देता हूँ, कहीं पे भी रख सकते हैं, मतलब यहीं पे भी रख सकते हैं, मतलब चार्जर का जो बॉडी है वहीं पे भी रख सकते हैं, या कहीं पे भी किसी भी माइनस पॉइंट पे हमें जो ब्लैक प्रोब है उसको रख देना है वोल्टेज टेस्टिंग करने के टाइम पे, और ये जो रेड प्रोब है उसे हमें चेक करना है। तो दोस्तों अगर हम रिवर्स करें तो क्या होगा, तो रिवर्स करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो रीडिंग है वो नेगेटिव में आएगा। तो चलिए मैं आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से चेक करने पर ये जो पॉजिटिव इंड है, तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब ये जो पिन है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव में आप देख सकते हो बिल्कुल 0 वोल्ट है, और इसका जो अपोजिट पिन है यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से, तो ये है पॉजिटिव पिन। तो इसमें जो आप देख रहे हो वोल्टेज वो है 4.8 के करीब, मतलब लगभग 5 वोल्ट के करीब में इसमें वोल्टेज आ रहा है। तो मोस्टली जो चार्जर होता है वो 5 वोल्ट का होता है, तो यहाँ पे इसीलिए मतलब 5 वोल्ट के करीब में वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हो इस तरह से। तो अगर हम उल्टा चेक करें तो क्या होगा, तो चलिए मैं आपको एक बार उल्टा चेक करके भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको मतलब नॉलेज हो जाएगा उल्टा चेक करने से क्या फर्क पड़ता है। तो उल्टा मतलब अभी मैंने क्या किया है, रेड को ग्राउंड पे रख लिया है और जो ब्लैक है उससे मैं चेक कर रहा हूँ। तो इस तरह से चेक करने पर जो रीडिंग है आप देख सकते हो, रीडिंग क्या आ रहा है, मतलब वैल्यू सेम है, लेकिन जो आगे आप देख सकते हो नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन मतलब रीडिंग के साथ आ जाता है। तो इसीलिए मतलब आप उल्टा भी चेक कर सकते हो, उसमें कोई फॉल्ट आने का चांसेस नहीं होगा, लेकिन अगर आप उल्टा चेक करें तो बेहतर है। तो चलिए मैं उल्टा ही चेक करता हूँ, और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से ब्लैक को ग्राउंड कर लेता हूँ और वोल्टेज टेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने वोल्टेज चेक किया तो इसे हमें क्या पता चल गया, जो हमारा चार्जर का कंडीशन है बिल्कुल ओके है, और ये जो चार्जर कनेक्टर है, जो सी टाइप चार्जर कनेक्टर है वो भी बिल्कुल ओके है, क्योंकि इसमें अगर कोई फॉल्ट होता तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आता। और इससे आगे जो चार्जर कनेक्टेड हमने यहाँ पे चार्जर जो जोड़ा हुआ है, और चार्जर जोड़ के मैंने स्विच को ऑन किया हुआ है, मतलब चार्जर जोड़ने से नहीं होगा, स्विच को ऑन भी करना होगा तभी यहाँ पे वोल्टेज आ पाएगा। तो चार्जर जोड़ के मैंने स्विच को ऑन किया है, तो मतलब अगर चार्जर में फॉल्ट होता तो भी वोल्टेज नहीं आता, और चार्जर कनेक्टर में फॉल्ट होता तो भी वोल्टेज नहीं आता। तो यहाँ पे जोड़ने से पहले हम एक बार चार्जर को भी चेक कर सकते थे इसी तरह से। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, मतलब चार्जर को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सेम प्रोसेस है, मतलब इसका जो बाहर का जो बॉडी है वो नेगेटिव होता है, तो आपको इस तरह से, तो आपको क्या करना है, मतलब जो नेगेटिव ब्लैक वायर है उसको बॉडी पे इस तरह से टच कर लेना है, और टच कर लेने के बाद इसके अंदर एक बार आपको इस तरह से चेक करना है, मतलब वोल्टेज, इसके अंदर का जो वोल्टेज होता है, मतलब आपको मतलब डिफरेंट पिन में आपको इस तरह से चेक करते जाना है। आपको प्लस पिन नहीं मालूम है तो भी आप इस तरह से चेक कर सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो 4.9 वोल्ट आ चुका है अभी, और ये जो पिन है वो नेगेटिव है इस तरह से, और बाकी पिन में वोल्टेज नहीं आएगा आपको। चलिए दिखा देता हूँ, मतलब बाकी जो बीच का पिन है उसमें कोई भी वोल्टेज नहीं था, क्योंकि बाकी पिन एक तो मतलब डमी पिन होता है, मतलब खाली पिन होता है, और बाकी जो 2 पिन है वो डेटा के लिए होता है, और एक जो है मतलब एक प्लस पिन होता है। तो इसमें 4.9 के करीब वोल्टेज आ रहा है, और इसको जोड़ने के बाद शायद थोड़ा वोल्टेज कम हो रहा है, तो मतलब बोर्ड में थोड़ा लीकेज होने का चांसेस भी हो सकता है। बोर्ड में लीकेज होने पर जो वोल्टेज है वो थोड़ा कम आने का चांसेस रहता है। तो चलिए मैं इसको एक बार फिर से जोड़ देता हूँ, और जोड़ने के बाद फिर से हम बोर्ड का जो हॉट टेस्टिंग है उसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब आगे यहाँ मतलब यहाँ पे तो वोल्टेज ठीक है, हमने चेक कर लिया था, एक बार फिर से मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ यहाँ पे मतलब कितना वोल्टेज आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है 4.85 के करीब में, मतलब थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब कहीं पे थोड़ा लीकेज हो सकता है। और यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है दोस्तों वही वोल्टेज हमें कहाँ पे मिलेगा, और चार्जिंग रेगुलेटर के मतलब इनपुट पिन पे मिलेगा। तो चलिए मैं आपको इनपुट पिन में चेक करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम वोल्टेज है 4.84 के करीब। और दोस्तों ये जो आउटपुट पिन है मतलब ए और ऊपर कहीं पे भी चेक कर सकते हो आप, मतलब यहाँ पे चेक करने पर आप देख सकते हो मतलब 4.19 मतलब 4.2 के करीब में वोल्टेज आ रहा है। मतलब चार्जर का जो रेगुलेटर है इससे वो मतलब 5 वोल्ट को लेता है और 4.2 वोल्ट आउट करता है इस तरह से, और यही वोल्टेज फ्यूज में जाएगा, आप देख सकते हो इस तरह से। और फ्यूज के आउटपुट में भी सेम वोल्टेज है, और जो बैटरी कनेक्टर है वहाँ पे भी आपको यही वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर किसी टाइम पे अगर यहाँ पे 4.2 वोल्ट नहीं आ रहा है, मतलब 3 वोल्ट या 2.8 वोल्ट या मतलब कम वोल्ट आ रहा है, तो क्या होगा, तो उस टाइम पे आपका जो प्रॉब्लम है वो फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब चार्जिंग शो करेगा लेकिन आपका जो बैटरी है वो चार्ज नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैटरी को चार्ज करने के लिए 4.2 वोल्ट जरूरी है। लेकिन अगर आपका ये जो रेगुलेटर है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, या तो आपका ये जो ट्रांजिस्टर है वो उसमें कोई फॉल्ट आ गया है, तो क्या होगा, मतलब ये जो आउटपुट देगा वो मतलब कम हो जाएगा। तो कम होने पर क्या होगा, जो आपका बैटरी है वो फुली चार्ज नहीं हो पाएगा, मतलब वो चार्ज ही नहीं लेगा, मतलब वोल्टेज उसको मिलता रहेगा लेकिन चार्ज नहीं उठाएगा वो। तो उस तरह के चार्जिंग को फेक चार्जिंग या स्लो चार्जिंग इस तरह का प्रॉब्लम आपको मोबाइल में देखने को मिल सकता है।
और उसके बाद जो थर्ड पिन है उसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, तो उसमें भी वोल्टेज आना चाहिए, क्योंकि उसमें वोल्टेज कौन देता है, ये जो ट्रांजिस्टर छोटा सा लगा हुआ है, तो ट्रांजिस्टर इसमें वोल्टेज देके इसको स्विचिंग कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहा है या नहीं है, चलिए चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4.25 के करीब में वोल्टेज है। तो यही वोल्टेज यहाँ पे जो वोल्टेज है वो ट्रांजिस्टर के मतलब ऊपर वाला पिन में भी होगा, मतलब जिस पिन से कनेक्टेड है उस पिन में भी आपको उतना ही वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए ट्रांजिस्टर का जो ऊपर वाला पिन है उसमें चेक करके देखते हैं। तो इसमें चेक करने पर आप देख सकते हैं इसका जो वोल्टेज है 4.25 के करीब में वोल्टेज आ रहा है। तो मतलब इसमें जितना वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पे जाएगा। तो दोस्तों आपको लग सकता है कि ये जो वोल्टेज है मतलब ये आईसी का वोल्टेज है और बाउंस होकर यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इस तरह का नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मतलब ट्रांजिस्टर का जो नीचे वाला पिन है उसमें कितना वोल्टेज है। तो इसमें चेक करते हैं इस तरह से, और दोस्तों इसमें आप देख सकते हो कितना वोल्टेज आ रहा है, इसमें जो वोल्टेज आ रहा है वो 1.86 है। और जो दूसरा पिन है उसमें आपको चेक करके दिखाता हूँ मैं, इसमें जो वोल्टेज आ रहा है वो 2.18 है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हो मतलब दोनों पिन में वोल्टेज डिफरेंट वोल्टेज आ रहा है। मतलब जो दोनों पिन है मतलब पावर आईसी से कनेक्टेड होता है, और पावर आईसी क्या करता है, दोनों पिन को मतलब डिफरेंस टाइप की सिग्नल देके स्विचिंग करा रहा होता है इस आईसी को। तो दोस्तों इस तरह से जो चार्जिंग रेगुलेटर का कॉन्फ़िगरेशन है या हॉट टेस्टिंग है हम कर सकते। दोस्तों ये था मोबाइल का जो चार्जिंग सेक्शन है उसका हॉट टेस्टिंग करने का प्रोसेस। और दोस्तों शायद आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, मतलब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हम बोर्ड में हॉट टेस्टिंग कर सकते हैं किसी भी सेक्शन पे। ये जो प्रोसेस था मैंने आपको चार्जिंग सेक्शन का हॉट टेस्टिंग करके दिखाया, और इसी प्रोसेस से आप दूसरे सेक्शन का भी हॉट टेस्टिंग कर सकते हो। लेकिन आपको मतलब ये जो सर्किट होता है, सर्किट डायग्राम होता है, वो आपको मालूम होना जरूरी है, और किस तरह से कहाँ पे कितने वोल्टेज आता है वो भी आपको मालूम होना जरूरी है। तो आपको इस तरह से सर्किट डायग्राम का नॉलेज है, और मतलब हॉट टेस्टिंग करने का जो प्रोसेस है मल्टीमीटर यूज करके वो उतना आपको मालूम है, तो आप बहुत ही आसानी से मोबाइल का जो बोर्ड होता है उसका हॉट टेस्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग या जो ट्रेसिंग या ट्रैक लाइन फाइंडिंग या फॉल्ट फाइंडिंग जितने जो भी आप बोले वो सभी आप कर सकते हो। चार्जिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक ट्रबल शूटिंग करनी है। तो बेसिक ट्रबल शूटिंग स्टार्ट होती है चार्जर से। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप होती है चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक द चार्जर। इफ द वोल्टेज इज अबाउट 5 वोल्ट देन चार्जर इज ओके। यानी कि मोबाइल की जो चार्जर होती है, आपकी जो मोबाइल की जो जेन्युइन चार्जर है उसको, उसकी जो वोल्टेज है उसको आप चेक करें मल्टीमीटर यूज करके। और मल्टीमीटर यूज करके उस वोल्टेज चेक करने पर वोल्टेज की जो वैल्यू है वो 5 वोल्ट आनी चाहिए। और वोल्टेज 5 के करीब है तो आपका चार्जर बिल्कुल सही है, और चार्जर सही है तो फिर आप दूसरे स्टेप के लिए जा सकते हो। यानी कि पहले आपको क्या करना है, जो मोबाइल की चार्जर है उसको चेक करना है। इसको किस तरह से चेक किया जाता है ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसको चेक करने के लिए, तो चार्जर को चेक करने के लिए क्या करना है, मल्टीमीटर आप देख सकते हो डिजिटल मल्टीमीटर है, तो इसको 20 वोल्ट डीसी में सेट कर लेना है। यहाँ पे 20 वोल्ट डीसी का रेंज है, तो इस तरह से आप इसको मैं 20 वोल्ट डीसी मैंने इस तरह से रेंज देख सकते हो, डीसी का सिंबल है, 20 वोल्ट है, तो 20 वोल्ट डीसी में सेट कर लेना है। तो चार्जर को पावर के साथ कनेक्ट कर देना है और स्विच ऑन कर देना है। फिर इसकी जो पिन होती है उस पिन में आपको वोल्टेज चेक करना है। जैसे एक वायर को आप यहाँ पे रख दे और एक वायर को इसके अंदर इस तरह से डालें। इस तरह से अंदर डालने पर आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज जो है, तो दोस्तों इस तरह से आप चार्जर को चेक करना है। चार्जर को चेक करने के बाद अगर वोल्टेज इस तरह से आ रही है तो आपका चार्जर जो है बिल्कुल सही है। तो चार्जर सही हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, तो दोस्तों अगर इस तरह की चार्जर हो, जैसे अभी मोस्टली मोबाइल्स में कुछ इस तरह की चार्जर यूज होती है, तो इस तरह की चार्जर को कैसे चेक करना है, तो इसके लिए भी आपको जोड़ देना है और फिर एक जो ये प्रोब है इसको बाहर बॉडी पे टच कर लेना है, और फिर दूसरे इस पिन को यहाँ पे टच करना है। पिन अंदर की जो पिन है उसमें टच करना है। इस तरह से पिन को मैं इस तरह से यहाँ पे पहले टच कर लेता हूँ, और फिर ये जो दूसरा तार है उसको अंदर इसमें पिन में टच करनी है। तो आप देख सकते हैं इसका जो रीडिंग है 4.86, मतलब ये चार्जर 5 वोल्ट का है, और जो चार्जर था वो लगभग 6 वोल्ट की चार्जर थी। ये चार्जर बिल्कुल सही है। तो चार्जर सही हो जाने के बाद अगर चार्जर में कोई फॉल्ट होता तो हमें चार्जर को रिप्लेस करना पड़ता, लेकिन चार्जर फिलहाल बिल्कुल सही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, चार्जर सही है तो फिर हम दूसरी स्टेप पे जंप करते हैं। दूसरा स्टेप हमारा क्या है वो देखते हैं। चार्जर चेक करने के बाद फिर हमें क्या करना है, चेक बैटरी वोल्टेज, इट शुड बी हायर देन 3.5। तो बैटरी की वोल्टेज को चेक कर लेना है। बैटरी की वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, अगर बैटरी आपकी सही है तो उसकी वोल्टेज 3.5 से लेके 4.2 के बीच में
होनी चाहिए। तो बैटरी की वोल्टेज चेक कर लेना है, तो चलिए मैं उसको भी चेक करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक बैटरी है, बैटरी की वोल्टेज भी बिल्कुल उसी तरह से चेक कर सकते हैं जिस तरह से हमने चार्जर चेक किए थे। आप देख सकते हो बैटरी का वोल्टेज, बैटरी में कितना वोल्टेज है 4.0, यानी कि ये बैटरी भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर बैटरी का वोल्टेज अगर कोई लो दिखाता है, चलिए मैं एक और बैटरी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक और बैटरी है, इसको मैं चेक करता हूँ, प्लस और माइनस में इस तरह से आप टच कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो इस तरह से जैसे बैटरी का वोल्टेज अभी बिल्कुल 0 दिखा रहा है। तो इस बैटरी का वोल्टेज बिल्कुल 0 है, तो ये बैटरी क्या है, फॉल्टी है। तो अगर आपका बैटरी का वोल्टेज 0 हो या 3.5 से लो हो तो आपका बैटरी काम नहीं करेगा। तो किसी बैटरी का वोल्टेज अगर 3.5 से लो दिखा रहा है तो उसको क्या करना है, या तो बैटरी को बूस्ट कर लेना है या तो बैटरी को रिप्लेस कर देना है। तो नो चार्जिंग फॉल्ट का जो स्टेप था पहला, वो था चार्जर को चेक करना, सेकेंड स्टेप था बैटरी को चेक करना। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, चेक चार्जर कनेक्टर, रिसोल्ड और रिप्लेस। चार्जर कनेक्टर को चेक करना है, यदि चार्जर कनेक्टर अगर फॉल्टी है तो उसको हमें रिसोल्ड कर लेना है, अगर वो बोर्ड से थोड़ी अलग हो गई है या तो उसको रिप्लेस कर देना है। तो चार्जर कनेक्टर किस तरह से चेक करते हैं तो उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं एक पुराने पहले कीपैड मोबाइल की चार्जर कनेक्टर को मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी चार्जर कनेक्टर को चार्जर कनेक्टर डिफरेंट हो सकती है, तो किस तरह से चेक करना है, एक नए मोबाइल में किस तरह से चेक करना है, पुराने मोबाइल में किस तरह से चेक करना है, दोनों की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं जिससे आपको काम करने में आसानी होगी। तो मोबाइल को खोलने के बाद अब चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप चार्जर कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें ये चार्जर कनेक्टर है। अभी बोर्ड को निकालने के बाद आप देख सकते हो इसका चार्जर कनेक्टर कुछ इस तरह से। अगर इस तरह का चार्जर कनेक्टर है तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा चेक करना। इसके लिए क्या कर सकते हो आप, जैसे इसका जो चार्जर है उसको इसके अंदर डाल देना है। इसके अंदर डालने के बाद आपको इसकी जो पिने यहाँ पे दिख रहा है, इसकी दोनों पिने में वोल्टेज चेक करनी है। इस तरह से इसकी दोनों पिन में वोल्टेज चेक करनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका वोल्टेज आ रहा है 5.98। नेगेटिव मतलब ये तार अगर उल्टा हो जाए तो नेगेटिव रीडिंग आता है, तो इसको आप उल्टा करके फिर से चेक कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे दोस्तों, मतलब ये चार्जर कनेक्टर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप चार्जर कनेक्टर फॉल्टी है या सही है उसके भी आप कंफर्म कर सकते हो। तो चार्जर कनेक्टर के बाद चलिए अब अगर इस तरह का बोर्ड है तो इसमें क्या करना है, इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से आप चेक कर सकते हो। जैसे इस कनेक्टर को यहाँ पे जोड़ देना है। जोड़ने के बाद अब इसकी जो पिने यहाँ पे आप देख रहे हो, जो पिन यहाँ पे दिख रहा है उसमें आपको वोल्टेज चेक करना है। तो इसमें वोल्टेज चेक करने के लिए क्या करना है, आपको जो ये ब्लैक प्रोब है इसको यहाँ पे रख देना है। ब्लैक प्रोब को कहीं माइनस पे, इस तरह का जो पॉइंट होता है वो सभी माइनस पॉइंट होती है, जो बड़े बड़े पॉइंट बने होते हैं बोर्ड में, तो कहीं एक माइनस पॉइंट पे टच कर देना है। फिर इसकी जो पिने हैं उसमें आपको चेक करना है। जो चार्जर की कनेक्टर की जो पिन होती है इसमें आपको चेक करना है। तो मैं यहाँ इसको रख देता हूँ और फिर इसकी पिन में मैं वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका जो वोल्टेज है यहाँ पे ये दिखा चुका है। इसका पॉजिटिव पिन में वोल्टेज चेक करना और किसी पिन में वोल्टेज नहीं आएगा। देख सकते हो इसका जो पॉजिटिव पिन होगा उसमें आपको इस तरह से वोल्टेज दिख जाएगा। तो चार्जर जोड़ने के बाद इस साइड अगर वोल्टेज आ रही है तो इसका चार्जर कनेक्टर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम बैटरी को चेक कर सकते हैं, चार्जर को चेक कर सकते हैं, बैटरी को चेक कर सकते हैं और फिर हम चार्जर कनेक्टर को भी चेक कर सकते हैं। तो अगर चार्जर कनेक्टर में वोल्टेज नहीं आई होती तो हमें चार्जर कनेक्टर को रिसोल्व करके देखना होता, मतलब इसको आयरन से हम जोड़ के देखते, और अगर फिर भी नहीं होता तो हमें चार्जर कनेक्टर रिप्लेस करना पड़ता। अब इसके बाद इतना हो जाने के बाद भी अगर काम नहीं कर रही है, मतलब चार्जर कनेक्टर भी सही है, बैटरी भी सही है, चार्जर भी सही है, फिर भी चार्जिंग नहीं हो रहा है, तो फिर आपकी जो बोर्ड है उसमें फॉल्ट हो सकती है। तो उसके बाद क्या करना है, आपको चेक चार्जिंग सेक्शन ऑन मोबाइल पीसीबी। मोबाइल की जो बोर्ड होती है उसमें आपको चार्जिंग सेक्शन चेक करना होता है। तो चार्जिंग सेक्शन की डायग्राम कुछ इस तरह से होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जर में 2 पिनें होती है, प्लस और माइनस।
अगर 4 पिन की चार्जर है तो उसमें कुछ इस तरह से होगी, प्लस माइनस, और बीच की जो 2 पिनें होती है वो डाटा के लिए ही होती है। मतलब चार्जर के लिए आपको सिर्फ 2 ही पिन जरूरी होती है। किसी में 5 पिन भी 5 पिन भी दिया होता है, तो जो एक्स्ट्रा एक और पिन होता है वो किसी काम के नहीं होता है, वो मतलब डमी पिन होता है जो यूजलेस होता है। तो जो चार्जिंग सेक्शन है मोबाइल का वो कुछ इस तरह से होता है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे एक नेगेटिव पॉइंट हो गया तो नेगेटिव को डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया गया होता है, और जो पॉजिटिव होता है उस लाइन में आपको इस तरह का एक कंपोनेंट लगा होता है, इसको फ्यूज बोला जाता है। ये फ्यूज है, ये इसको इस तरह का कैपेसिटर डाला जाता है। ये कंपोनेंट कॉइल हो गया, ये हो गया जीनर डायोड ZD, और ये हो गया चार्जिंग आईसी। ये चार्जिंग आईसी हो गया, फिर पावर आईसी हो गया, फिर एक रेजिस्टर के थ्रू क्या होता है, बैटरी को वोल्टेज सेंड कर दिया जाता है। तो जो चार्जर जो 5 वोल्ट सेंड करती है, यहाँ पे जो चार्जर द्वारा जो 5 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई होता है, वो 5 वोल्ट इस कंपोनेंट यूज करके फिल्टर की जैसे फ्यूज डाला जाता है। अगर किसी फॉल्ट के कारण अगर ज्यादा करंट यहाँ पे फ्लो हो तो फ्यूज जल के आगे की सेक्शन को प्रोटेक्शन करने की काम करेगी। और फिर अगर एक कैपेसिटर मतलब ये जो वोल्टेज आती है वो प्योर डीसी नहीं होती है, इसीलिए उसको फिल्टर करने के लिए इस तरह से कैपेसिटर और कॉइल का यूज किया जाता है। और फिर इस तरह से जीनर डायोड यूज किया जाता है। जीनर डायोड भी 5 वोल्ट का ही जीनर डायोड डाला जाता है। जो जीनर डायोड का मेनली काम क्या होता है, अगर 5 वोल्ट का जीनर डायोड हो तो 5 वोल्ट तक ये ब्लॉक करेगा, यहाँ मतलब 5 वोल्ट को इधर नहीं जाने देगा। लेकिन अगर चार्जर कभी मानिए 7 वोल्ट सप्लाई कर रही है तो जीनर डायोड तो 5 वोल्ट का है, तो ये क्या कर देगा, 2 वोल्ट ये नीचे सेंड कर देगा, मतलब 2 वोल्ट का एक ग्राउंड में सेंड कर देगा, और बाकी इधर ऑलवेज 5 का 5, मतलब 5 आए तो पूरी 5 को रोकेगा, तो पूरी 5 इधर मतलब आईसी की तरफ चली जाएगी। अगर 5 से ज्यादा आ रही है तो जो ज्यादा वोल्टेज होता है, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होता है, उसको ये जीनर डायोड अपने थ्रू पास करके ग्राउंड में सेंड कर देती है। तो इस तरह से ये वोल्टेज रेगुलेशन, इसको वोल्टेज रेगुलेशन बोला जाता है। मतलब ज्यादा वोल्टेज आए तो उसको बाईपास करके जितना इसको जरूरत है उतना ही वोल्टेज आगे सेंड करने का काम के लिए जीनर डायोड यूज किया जाता है। उसके बाद चार्जिंग आईसी हो जाती है। उसके बाद जो चार्जिंग आईसी वोल्टेज आउट करेगी वो लगभग 4.2 से 4.4 वोल्ट के करीब होती है। यानी कि जो हमारा बैटरी है उसको जो बैटरी का मैक्सिमम वोल्टेज है, बैटरी को मैक्सिमम 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज तक का जरूरत होता है। तो उतना ही वोल्टेज क्या करती है ये चार्जिंग आईसी, जो 5 वोल्ट या 6 वोल्ट जो भी वोल्टेज यहाँ इनपुट में आता है उसको इतना वोल्टेज में कन्वर्ट करके वो पावर आईसी को सप्लाई कर देती है। और पावर आईसी फिर एक रेजिस्टर, फ्यूजेबल रेजिस्टर डाल के फिर बैटरी की जो प्लस पिन है वहाँ पे दे देता है। और फिर जब यहाँ पे हम बैटरी डालते हैं तो हमारा बैटरी चार्जिंग करने लगता है। तो दोस्तों इस तरह से चार्जिंग सर्किट का कुछ स्ट्रक्चर होता है और चार्जिंग सर्किट का ऑपरेशन होता है, और चार्जिंग सर्किट कुछ इसी तरह से फंक्शन करता है। लेकिन कभी समटाइम्स क्या होता है, जो अभी नए बोर्ड आ रहे हैं उसमें जो चार्जिंग आईसी है वो चार्जिंग आईसी ऑप्शनल हो जाता है। मतलब चार्जिंग आईसी को पावर आईसी के अंदर ही डाली गई होती है। मतलब पावर आईसी और चार्जिंग आईसी का काम एक पावर आईसी ही अकेले ही करता है। तो चार्जिंग आईसी किसी बोर्ड में हो सकती है, किसी में नहीं भी हो सकती है। तो किसी भी बोर्ड में अगर चार्जिंग नहीं हो रही है तो मोस्टली जो फॉल्ट होती है वो फ्यूज या एक फ्यूज जाने की चांसेस होती है, एक कैपेसिटर जाने की चांसेस होती है, या कॉइल में उतना फॉल्ट नहीं आता है, ये जीनर डायोड जाने की चांसेस होती है। और ये सभी सही है तो तभी ये आईसी में कोई फॉल्ट आएगी। तो आईसी का जब फॉल्ट होगी तो इसको रिपेयर करना थोड़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस कंपोनेंट को आप बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हो। तो इस कंपोनेंट को कैसे फाइंड किया जाए और इसको किस तरह से रिपेयर किया जाए उसकी इन्फॉर्मेशन चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों ये जो 4 पिन वाले सर्किट है वो भी सेम टू सेम उसी तरह होता है। इसका जो बीच का पिन है वो डाटा है, उस डाटा पिन सीपीयू से डायरेक्ट करने, मतलब ये जो डाटा पिन है वो सीपीयू के मोबाइल की जो सीपीयू होती है उससे कनेक्ट हो जाता है, और बाकी प्लस पिन का जो कनेक्शन होता है वो बस सिम उसी तरह होता है। तो चलिए इस सेक्शन को हम बोर्ड में एक बार देखते हैं। तो दोस्तों किसी भी मोबाइल की चार्जिंग सेक्शन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ दिखना है, इस तरह की मोबाइल को बोर्ड को आप ले ले। जैसे मैं एक और दूसरा बोर्ड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कुछ कंपोनेंट्स क्लियर है जिससे मुझे समझाने में आसानी होगी। लेकिन इसमें जो प्रोसेस है वही प्रोसेस सभी मोबाइल में होती है उसमें। तो दोस्तों मैं एक
मोबाइल की एक दूसरा बोर्ड में मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ किस तरह से चार्जिंग सेक्शन को फाइंड करनी है। जैसे ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये चार्जिंग कनेक्टर जोड़ने का पॉइंट है। यहाँ पे जैसे हाउसिंग में जो कनेक्टर होता है वो इस तरह से इस जगह पे टच होता है। जैसे जो चार्जिंग कनेक्टर जो इस तरह का जो चार्जिंग का कनेक्टर का जो पिन होता है वो बोर्ड में रखने के बाद क्या होता है, इस तरह से ये जो दोनों पॉइंट है इसका जो दोनों पिन है, दो पिन है, वो इस तरह की जो टिप बनी होती है बोर्ड के ऊपर उसमें टच हो जाता है और फिर यहाँ से वोल्टेज सप्लाई करता है। तो हमें किस तरह से फाइंड करना है इसका चार्जिंग सेक्शन का कंपोनेंट कौन सी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों चार्जिंग की जो पिन हो गई, ये दोनों में से एक माइनस पिन है और एक प्लस पिन है, और उसको आप बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हो क्योंकि माइनस पिन आपको मालूम है। माइनस पिन फाइंड करने का जो इजी आइडिया है, कहीं पे आप रख ले और फिर ये दोनों पिन में आप टच करो। टच करने के बाद एक में बीप देगी और दूसरे में बीप नहीं देगी। तो जो पिन बीप दे रही है वो माइनस है और जो बीप नहीं दे रही है वो प्लस है। अगर दोनों दे रही है तो इसका मतलब आपका जो आपका इस लाइन में होने वाली कोई कंपोनेंट शॉर्ट है। तो अगर बीप नहीं दे रही है तो इसको में शॉर्टिंग का प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन चलिए अब इसका कंपोनेंट कैसे फाइंड करना है। तो इसका कंपोनेंट जो एक टिप है इसी के बगल में होती है, मतलब इसी के करीब, इसके आसपास ही आप इसका कंपोनेंट को फाइंड कर सकते हो। जैसे आपका इसका जो कंपोनेंट है आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे कंपोनेंट इसके करीब में रखा हुआ है। तो ये जो कंपोनेंट है तो इसका कंपोनेंट यही है। ये सभी जो आप कंपोनेंट यहाँ इसके करीब में आप देख रहे हो ये सभी कंपोनेंट इसी का है। तो कैसे आप, तो ये कंपोनेंट इसका है या नहीं है इसको कंफर्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसकी जो पॉजिटिव लाइन है उसमें आपको इस तरह से एक प्रोब को रख देना है और फिर इससे कंटिन्यूटी चेक करना है, यानी कि सभी कंपोनेंट में चेक करके देखना है। मतलब इसके साथ एक कनेक्शन दिखा रही है कि नहीं है, अगर इसके साथ एक कनेक्शन दिखा रही है तो ये कंपोनेंट इसी की है। जैसे आप देख सकते हो मैंने एक कंपोनेंट में टच किया तो इसके साथ ये कंपोनेंट कंटिन्यूटी दिखा रही है। ये फ्यूज है, ये बहुत छोटी सी कंपोनेंट यहाँ पे फ्यूज है। इसके साथ ही एक ब्लैक सा बड़ा सा ब्लैक कंपोनेंट रखा हुआ है, एक कॉइल है और उसके साथ ही एक कैपेसिटर रखा हुआ है। तो कैपेसिटर पैरेलली होता है तो इसीलिए कैपेसिटर का एक साइड ही इसके साथ बीप देगा और एक और कैपेसिटर, मतलब दो कैपेसिटर रखा हुआ है। मैंने डायग्राम में सिर्फ एक ही कैपेसिटर बनाया है लेकिन इस बोर्ड में दो कैपेसिटर रखा गया है। तो कंपोनेंट का जो क्वांटिटी है वो कम ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी मोबाइल कितनी क्वालिटी, कितनी महंगी मोबाइल है उसके अनुसार। मतलब जितनी महंगी जितनी ज़्यादा बढ़िया मोबाइल होगी उसमें कंपोनेंट का नंबर ज़्यादा उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद ये जो छोटी सी छोटा आईसी शेप का जो पार्ट आप देख रहे हो ये है जीना डायोड। तो इसका जो कंपोनेंट है सभी यहाँ पे आप देख लिया दोस्तों। इसके बाद एक इसका जो कनेक्शन है वो सीधे, इसमें चार्जिंग आईसी नहीं है, अगर चार्जिंग आईसी होती तो यहीं पे रखी गई होती। तो किसी मोबाइल में चार्जिंग आईसी होती है, किसी में नहीं होती है। और इसके बाद इसका जो कंपोनेंट के बाद इसका जो कनेक्शन है वो पावर आईसी के साथ हो जाता है। तो पावर आईसी कौन सा है इसमें, पावर आईसी ये है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो। क्योंकि पावर आईसी कैसे आइडेंटिफाई करना है इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। ये पावर आईसी है और पावर आईसी के बाद यहाँ एक रजिस्टर होते हुए ये कहाँ चली आती है, इसमें ये बैटरी की प्लस पिन में चली आती है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब यहाँ पे हम 5 वोल्ट देते हैं तो बैटरी कनेक्टर में कितना वोल्ट आती है इसकी एक हम हॉट टेस्टिंग करके देख लेते हैं। इसके लिए हमारे पास जो एक बोर्ड है मैं उसमें आपको दिखाता हूँ। जैसे इस बोर्ड में मैं हॉट टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इस बोर्ड में कंपोनेंट बहुत छोटी छोटी है जो दिखाने में परेशानी होती है, इसलिए मैंने आपको दूसरा बोर्ड में शो किया। इसका कंपोनेंट भी आप देख सकते हो, इसके करीब चार्जर कनेक्टर के करीब में ही कुछ कंपोनेंट यहाँ पे लगा हुआ है। तो सारी कंपोनेंट जो है चार्जिंग सेक्शन का है। तो इसमें बहुत ही कम स्पेस थी, इसीलिए मुझे दिखाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने दूसरे बोर्ड में मैंने आपको दिखा दी। और तो चलिए अब मैं एक बार हॉट टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब यहाँ पे 2 पिन वाला चार्जर कनेक्टर है और यहाँ पे को तो इसमें 5 पिन टोटल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे
तो चाहे चार्जर कनेक्टर का पिन 2 हो या 5 हो, तो मतलब जो चार्जिंग के लिए जो लाइन यूज होता है वो सिर्फ एक ही लाइन यूज होता है, क्योंकि 2 लाइन में से एक लाइन जो है वो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया गया होता है और जो वोल्टेज का फ्लो होता है वो पॉजिटिव पिन से चार्जिंग रेगुलेटर आईसी को जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो पिन है ग्राउंड है, तो ग्राउंड पिन को आप बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हो, मतलब मल्टीमीटर को बीप रेंज में सेट करके, और एक पिन को आप यहाँ पे बॉडी में टच कर सकते हो और दूसरा इस पांचों पिन में आपको बारी बारी टच करना है। तो इस तरह से टच करने के बाद आपको जो ग्राउंड पिन होगा वो बीप बीप देगा, यानी कि इस बॉडी के साथ कंटिन्यूटी शो करेगा। तो इस तरह से आपको जो ग्राउंड पिन है वो पता चल जाएगा। और ग्राउंड पिन पता करने के बाद उसका जो अपोजिट पिन है, जैसे ग्राउंड है तो इसका जो अपोजिट है वो पिन प्लस का होता है और उसी प्लस पिन के थ्रू वोल्टेज का सप्लाई किया जाता है। तो जब भी हम यहाँ पे चार्जर कनेक्टर जोड़ते हैं तो इसका जो प्लस पिन है यहाँ से 5 वोल्ट निकलता है और वो 5 वोल्ट जाता है ये चार्जिंग रेगुलेटर आईसी। लेकिन अगर आप 2 पिन वाले चार्जर कनेक्टर जोड़ते हो तो उससे जो वोल्टेज निकलता है वो भी जाता है चार्जिंग रेगुलेटर आईसी को। तो चाहे कनेक्टर इस तरह का हो या ये 2 पिन वाला कनेक्टर हो, तो जो भी कनेक्टर हो उससे 5 वोल्ट निकलता है प्लस पिन से और जाता है चार्जिंग रेगुलेटर आईसी को। तो एक कनेक्टर और ये जो आईसी है उसके बीच में बहुत सारे कंपोनेंट इस तरह का कुछ कंपोनेंट लगा होता है, जैसे कॉइल, कैपेसिटर, रेजिस्टर, डायोड। तो उस सभी कंपोनेंट में फॉल्ट आने का चांस रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी कंपोनेंट चार्जिंग सर्किट में जुड़ा हुआ है तो सभी को पहले आपको बाहर निकाल देगा। तो इससे जो पॉजिटिव पिन है उससे आपको एक तार जोड़ के, और जो चार्जिंग रेगुलेटर आईसी है इस तरह का 8 पिन चार्जिंग रेगुलेटर आईसी आपको मोबाइल में देखने को मिल जाएगा। मोस्टली एंड्रॉइड मोबाइल और जो चाइनीज ब्रांड के मोबाइल होते हैं उसमें इस तरह का एक चार्जिंग रेगुलेटर आईसी चार्जर कनेक्टर के करीब में ही रखा गया होता है। तो इस तरह के चार्जिंग रेगुलेटर आईसी में आपको एक पिन नंबर 3 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो पिन नंबर है वो पिन नंबर 3 है। तो पिन का काउंट आपको इस डॉट से करना है, मतलब आईसी के बॉडी पे जहाँ पे डॉट लगा हो वो उसके बगल का जो पिन होता है 1 होता है, और 1 से आप इस तरह से शुरू करके एंटी क्लॉक वाइज में आपको काउंट करना है। तो जैसे पिन 1 हो गया तो एंटी क्लॉक में, मतलब घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में अगर आप काउंट करते हो तो ये पिन नंबर 1 है, तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8 इस तरह से इसका पिन हो गया। तो आपको क्या करना है, मतलब ये जो प्लस पिन है उसे पिन नंबर 3 से कनेक्ट कर देना है। आईसी का ये 3rd पिन और जो चार्जर कनेक्टर का पिन है उसमें आपको इस तरह से जब्बर वायर एक तार को कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से कनेक्ट करने के बाद जो चार्जर कनेक्टर 5 वोल्ट सप्लाई करेगा और डायरेक्ट चार्जिंग रेगुलेटर आईसी को चला जाएगा। और दोस्तों ये जो चार्जिंग रेगुलेटर आईसी है वो 5 वोल्ट को 4.2 वोल्ट बना के, तो चार्जिंग रेगुलेटर आईसी के बगल में आप देख सकते हो इस तरह का एक रजिस्टर डाला हुआ है। तो इस रजिस्टर को बोला जाता है बैटरी करंट सेंस रजिस्टर। तो चार्जिंग रेगुलेटर आईसी का 8 पिन को आपको करंट सेंस रजिस्टर का एक इंड से जोड़ देना है और जो दूसरा इंड है उसे बैटरी कनेक्टर का जो पॉजिटिव इन है उसमें जोड़ देना है। तो दोस्तों इस प्रोसेस से अगर आप किसी मोबाइल में जंपर करते हो तो जो चार्जिंग का टोटल सोल्यूशन है वो हो जाएगा और मोबाइल का जो चार्जिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल काम करने लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और जो नए वीडियो इस चैनल पे आने वाला है उसकी नोटिफिकेशन अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और जो चैनल का प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारे इसी तरह का और भी बहुत सारे वीडियो है, तो उस वीडियो को भी देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, सी यू नेक्स्ट वीडियो। एक डिस्प्ले के अंदर का जो लाइट होता है उसको मैंने निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में आपको एक डिस्प्ले लाइट सेक्शन का प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। तो इसको देखने के बाद आपको डिस्प्ले लाइट सेक्शन किस तरह से काम करता है और उसमें किस तरह का फॉल्ट हो सकता है उसका टोटल आइडिया आपको हो जाएगा। जैसे आप ये जो पार्ट देख रहे हो वो डिस्प्ले का पीछे का पार्ट है। जैसे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक डिस्प्ले है, ये जो आगे का ब्लैक पार्ट होता है वो होता है मोबाइल का डिस्प्ले, और ये जो पीछे का पार्ट होता है वो होता है रिफ्लेक्टर। मतलब ये तो हाउसिंग हो गया मेटालिक, लेकिन इस मेटल के अंदर क्या है, इस तरह का एक पार्ट है। जैसे ये पार्ट आप देख रहे हो, एक सिल्वर प्लेट्स आप देख रहे हो, यहाँ पे सिल्वर सा है जो मतलब लाइट को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और इसके अंदर आप देख सकते हो इस तरह से व्हाइट सीट्स भी रखा हुआ है। तो सभी क्या है, रिफ्लेक्टर बोला जाता है इस सभी को, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे जो भी लाइट आता है उसको रिफ्लेक्ट करके मतलब मोबाइल का जो है डिस्प्ले है उसमें देने का काम ये करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक डिस्प्ले के अंदर ये लाइट का नंबर कितना होता है। जैसे आपको मैं यहाँ पहले दिखा देता हूँ। ये जो डिस्प्ले है थोड़ा सा बड़ा सा साइज है, इससे देख सकते हो आप, ये थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले का है। इस डिस्प्ले का है एक कॉम्बो डिस्प्ले है। आजकल का जो स्मार्टफोन होते हैं वो मतलब 5.5 इंच का डिस्प्ले है ये। तो इस डिस्प्ले का रिफ्लेक्टर है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका पोजीशन कुछ इस तरह से था जिसको मैंने निकाल के बाहर किया है, और इसके पीछे एक इस तरह का मेटल था तो उसको भी मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लाइट। तो अगर ये लाइट फॉल्ट हो जाता है तो क्या होगा, हमारा जो डिस्प्ले है मतलब जो ग्राफिक है वो यहाँ से आता है। मतलब जो मोबाइल का प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, ये जो कनेक्टर आप देख रहे हो इसके थ्रू क्या करता है, ग्राफिक को सेंड करता है। तो ये जो पार्ट है आप ये ब्लैक सा पार्ट देख रहे हो, तो ये है ग्राफिक को शो करने वाला पार्ट। तो मेन जो डिस्प्ले है वो ये है। पार्ट का मेन काम होता है जो डिस्प्ले है, जो ग्राफिक है उसके पीछे लाइटिंग देना, जिससे क्या होता है यहाँ का जो भी ग्राफिक होता है वो हम बाहर से देख पाते हैं।
तो इस लाइट का अरेंजमेंट कैसे होता है उसको हम प्रैक्टिकल टेस्ट करके देखेंगे, और इस लाइट को ग्लो करने के लिए, इस लाइट को ऑन करने के लिए हमें कितना वोल्टेज को सप्लाई करना होता है, इसका प्रैक्टिकल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, काउंट कर सकते हो कितना लाइट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब टोटल 12 लाइट यहाँ पे है। तो क्या सभी मोबाइल का जो डिस्प्ले है उसके अंदर इतना ही लाइट होता है? तो चलिए मैं आपको एक और डिस्प्ले को खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये डिस्प्ले देख रहे हो आप, तो इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कितना है। जैसे इसका पीछे का पार्ट मैं निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर कितना लाइट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसके अंदर 12 लेड है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 8 लेड है। तो इसीलिए डिस्प्ले सेक्शन का जो लाइटिंग होता है उसको हमें डिफरेंट वोल्टेज देना पड़ता है, मतलब मोबाइल पे डिपेंड करता है। ये भी एक एंड्रॉयड मोबाइल का ही डिस्प्ले है और ये भी एक एंड्रॉयड मोबाइल का ही डिस्प्ले है, लेकिन इसको जितना वोल्टेज चाहिए इसको उतना वोल्टेज का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर का जो एलईडी का नंबर है वो थोड़ा कम है। ये जो एलईडी है आप यहाँ पे देख रहे हो, तो वो सब भी किस तरह से रखा गया होता है, वो सीरीज में कनेक्टेड होता है या पैरेलल में कनेक्टेड होता है, और सीरीज कनेक्शन किसे कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन किसे कहते हैं। तो कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये जो लेड है, जो डिस्प्ले लाइट सेक्शन का जो लेड है वो मतलब सीरीज कनेक्टेड है या पैरेलल कनेक्टेड है। तो इसका टेस्टिंग भी मैं सबसे पहले आपको करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसको वोल्टेज देके और किस तरह से लाइट ग्लो करता है और किस तरह से ये डिस्प्ले को मतलब वाइट करता है या डिस्प्ले के अंदर लाइट को सेंड करता है, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो चलिए इसको टेस्ट करने के लिए, मतलब कंटिन्यूटी को टेस्ट करने के लिए हमें मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट करना होता है इस तरह से। तो ये सीरीज या पैरेलल किस तरह से कनेक्टेड है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इस पिन से हम चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे रखने के बाद आप देख सकते हो बीप का साउंड दे रहा है, और फिर यहाँ पे रखने पे क्या दे रहा है, बीप का साउंड दे रहा है। तो इस तरह से जितने भी लेड है सभी क्या है, सीरीज कनेक्टेड, मतलब एक का एंडिंग दूसरे का स्टार्टिंग से कनेक्टेड है, मतलब ये सारी की सारी जो एलईडी है वो मतलब सीरीज में कनेक्टेड है। तो डिस्प्ले का सारी लेड का जो कनेक्शन है कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो, मतलब एक का जो इंट है दूसरे का स्टार्टिंग से इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के कनेक्शन को सीरीज बोला जाता है। तो दोस्तों इस तरह के एलईडी को ग्लो करने के लिए हमें कितना वोल्टेज देना पड़ता है, जैसे मानिए एक एलईडी है वो मानिए 3 वोल्ट का है, तो इस तरह से सारी एलईडी को हम अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, मतलब अभी मैंने 12 एलईडी नहीं बनाया है, जैसे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने अभी 8 एलईडी बनाया है। तो मानिए एक एलईडी का जो वोल्टेज है वो 3 है, अगर आठों को अगर हम टोटल करते हैं तो हमारा जो वोल्टेज है वो 24 वोल्ट हो गया। तो टोटल एलईडी को अगर हमें ग्लो करना है तो हमें कितना वोल्टेज को सप्लाई करना होगा, 24 वोल्ट का सप्लाई करना होगा। लेकिन मानिए अगर एक एलईडी का वोल्टेज अगर 1 है, तो ये सारी एलईडी को ग्लो करने के लिए हमें कितना वोल्ट का सप्लाई करना होगा, 8 वोल्ट का सप्लाई करना होगा। अगर 2 वोल्ट का एलईडी है एक, तो हमें 16 वोल्ट का सप्लाई करना होगा, अगर हम सभी एलईडी को ग्लो करना चाहते हैं एक ही साथ। तो डिस्प्ले के अंदर का जो एलईडी होता है कुछ इस तरह से कनेक्टेड होता है, और इस सारी एलईडी में से मानिए कोई एक एलईडी मानिए फ्यूज हो गया, मतलब ये खराब हो गया, तो क्या होगा, मतलब टोटल का टोटल मतलब काम करना बंद कर देगा, क्योंकि हम प्लस और माइनस को कुछ इस तरह से जोड़ते हैं, प्लस को एक इंड में स्टार्टिंग में देते हैं और जो माइनस होता है वो यहाँ पे होता है। तो सारी एलईडी को प्लस और माइनस मिलना है, तो अगर कहीं एक एलईडी खराब हो जाता है तो क्या होगा, मतलब पूरे का पूरा जो एलईडी है वो काम करना बंद कर देगा। तो अगर हम यहाँ पे प्लस और यहाँ पे अगर माइनस देते हैं तो इतना जो एलईडी है वो ग्लो होगा, और लेकिन इससे आगे का जो एलईडी है मतलब ये खराब है, तो अगर हम यहाँ पे माइनस देते हैं और यहाँ पे प्लस देते हैं तो ये एलईडी काम नहीं करेगा। डिस्प्ले का अगर एक एलईडी खराब हो जाता है तो क्या होता है, डिस्प्ले में लाइट आना बंद हो जाता है, और अगर ये एलईडी खराब है तो हम बोर्ड का कितना भी रिपेयरिंग कर ले उसका सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर एलईडी खराब होता है तो आपको पहले इस एलईडी का जो पिन होता है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज दे के चेक करना है। आप यहाँ पे जो 2 पॉइंट होता है, जैसे आप जो एलईडी आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इसके नीचे आपको मतलब इसका केबल देखने को मिल जाएगा, इस तरह से छोटा सा एक केबल होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो केबल है यहाँ पे। तो ये इस केबल का जो प्लस और माइनस पिन होता है उसमें आपको वोल्टेज सप्लाई करके इसको चेक करना है। तो इसको हम किस तरह से वोल्टेज सप्लाई देके चेक कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पास अभी यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई है। जैसे एक को चेक करने के लिए हमारा जो मल्टीमीटर का वोल्टेज है वो काफ़ी होता है, लेकिन सारी की सारी को हम एक ही बार अगर ग्लो करना चाहते हैं तो मल्टीमीटर से नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इस तरह के डीसी पावर सप्लाई को ऑन करना होता है, और फिर यहाँ से हम देते हैं, मानिए अभी हम चलिए 8 वोल्ट मैं सेट कर लेता हूँ, यहाँ पे 8 वोल्ट सेट कर लिया है।
आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 8 वोल्ट सेटिंग कर लिया है। और अब मैं क्या करता हूँ, उस वोल्टेज को यहाँ पे जोड़ लेता हूँ, अपने मल्टीमीटर का जो प्रोब है वहाँ पे जोड़ लेता हूँ। मल्टीमीटर को ऑफ कर दिया है मैंने और इसको यहाँ पे जोड़ लेते हैं, और दूसरे को जो ब्लैक वायर है उसको ब्लैक प्रोब में जोड़ लेते हैं। और जोड़ने के बाद चलिए मैं चेक करके दिखाता हूँ। मतलब एक इन को मैं यहाँ स्टार्टिंग में रखता हूँ और दूसरे इन को मैं और दूसरा को मैं यहाँ पे रखता हूँ लास्ट में। चलिए लास्ट में रख के मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो मतलब ये ग्लो नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी एलईडी अभी नहीं जल रहा है। लेकिन चलिए मैं यहाँ पे बीच में रख लेता हूँ। यहाँ पे बीच में रखने पर भी एलईडी नहीं ग्लो हुआ। और यहाँ पे रखते हैं, मतलब इसको घटाते जाते हैं, देखते हैं कहाँ पे रखने पर जो एलईडी है वो ग्लो हो रहा है। 1 2 3 4, मतलब ये चौथे नंबर पर जब हम इसको रख रहे हैं तो मतलब एलईडी ग्लो हो रहा है, और जब 5वें नंबर पे हम इसको रखते हैं तो एलईडी ग्लो नहीं हो रहा है, और 6ठे नंबर पे 7वें नंबर पर ग्लो नहीं हो रहा है। तो हम वोल्टेज को थोड़ा इंक्रीज करके देखते हैं। तो 8 को मैं अब कर देता हूँ 12 वोल्ट मैंने कर दिया है। तो चलिए अब देखते हैं 12 वोल्ट में रखने के बाद क्या हो रहा है। 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पे 5 नंबर पे रखता हूँ। तो आप देख सकते हो इस सारी की सारी लेड ग्लो हो रही है। तो जब हमने 8 वोल्ट दिया था इसको तो सिर्फ 4 ही लेड ग्लो हो रहा था, लेकिन 12 वोल्ट देने के बाद आप देख रहे हो 5 लेड ग्लो हो रहा है और 6 लेड भी ग्लो हो रहा है, और जो 7th लेड है उसमें रखने पर एक ग्लो नहीं हो रहा है। मतलब जब हम 6 लेड में रख रहे हैं तो आप देख रहे हो ब्राइटनेस बहुत कम हो गया, और 5th में रखने पर आप देख रहे हो ब्राइटनेस ज़्यादा हो गया, और 3rd में रखेंगे तो और भी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस तरह से। अगर हम एक ही में रखते हैं तो ये जो एलईडी है वो फ्यूज होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्टेज होगा उसके लिए। तो इस तरह से चेक करने पर हमें क्या पता चल गया कि एक एलईडी का जो वोल्टेज है वो लगभग 2 वोल्ट के करीब है, क्योंकि 8 वोल्ट देने के बाद 4 एलईडी ग्लो हो रहा है, और मतलब 12 वोल्ट देने के बाद लगभग 6 एलईडी क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है इस तरह से। और यहाँ पे रखने के बाद ग्लो नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं वोल्टेज बढ़ा के देखता हूँ, लेकिन वोल्टेज बढ़ाने के बाद भी अगर ग्लो नहीं होगा तो ये जो एलईडी है वो फ्यूज होने का चांसेस हो सकता है। तो अब मैं वोल्टेज को 16 कर देता हूँ। जैसे आप देख रहे हो 16 15.9 वोल्ट है। तो अब देखते हैं मतलब कितना एलईडी ग्लो हो रहा है। तो यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। तो आप देख रहे हो फिर भी एलईडी ग्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो आप देख रहे हो मतलब इसका ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पे रखने के बाद ये नहीं ग्लो हो रहा है। मतलब तो दोस्तों इस तरह से अगर एक भी एलईडी इसके अंदर का अगर ख़राब हो जाता है तो क्या होगा, हमारा जो डिस्प्ले है उसमें लाइट नहीं आने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक डिस्प्ले का लाइटिंग सेक्शन का जो मतलब कुछ बहुत ज़रूरी बातें थी उसका प्रैक्टिकल करके भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, और इसके बाद मैं मतलब आपको एक मोबाइल के बोर्ड में जो लाइटिंग सेक्शन का अरेंजमेंट होता है किस तरह से होता है उसका मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, और भी बहुत सारे यूट्यूब में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको मतलब सारी आपकी जितने भी डाउट होगा वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगा। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, और वीडियो बना के मैं जल्दी अपलोड करूंगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह का बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही यूजफुल वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों हर एक मोबाइल में इस तरह का एक पार्ट होता है जिसको डिस्प्ले बोला जाता है। जो पार्ट होती है वो मोबाइल की बोर्ड से कनेक्ट किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं मोबाइल की बोर्ड में इस तरह का एक कनेक्टर होता है जिसमें पार्ट को इस तरह से रख के जोड़ा जाता है। ये जो पार्ट है इसको डिस्प्ले बोला जाता है, और यहाँ पे जो पार्ट आप देख रहे हो इसको डिस्प्ले कनेक्टर बोला जाता है। तो ये डिस्प्ले कनेक्टर मतलब डिस्प्ले में इसी तरह का सेम इसी तरह का पोर्ट होता है जो यहाँ पे जो इसको यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। जो भी सिग्नल हम डिस्प्ले पे देखते हैं यानी कि इस स्क्रीन में जो भी सिग्नल हम देख पाते हैं वो सब भी इस कनेक्टर के थ्रू इस स्क्रीन में आता है। और इस कनेक्टर में ये सिग्नल मोबाइल की जो सीपीयू होती है इस तरह का एक पार्ट होता है मोबाइल के अंदर, इस तरह की एक आईसी होती है जिसको सीपीयू बोला जाता है। वो सीपीयू क्या करती है सिग्नल को इस कनेक्टर में सेंड करती है, और इस कनेक्टर के बाद इस डिस्प्ले में वो सिग्नल ट्रांसफर हो जाता है। तो डिस्प्ले का मेनली काम जो होता है वो दिखाने का होता है। लेकिन तो दोस्तों इस डिस्प्ले में जो सिग्नल आती है वो सिर्फ सीपीयू से नहीं आती है। इसमें जो आने वाली सिग्नल है वो पावर आईसी से भी आती है, यानी कि जो पावर सिग्नल होता है वो पावर आईसी से आती है। मतलब इसको डिस्प्ले को काम करने के लिए कुछ वोल्टेज का भी जरूरत होता है। जैसे इसका जो डिस्प्ले का जो पैनल आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पैनल होता है ब्लैक कलर का, इस पैनल को ऑन करना होता है। इस पैनल को वर्क करने के लिए इस पैनल को अलग से वोल्टेज देना जरूरी होता है। तो इसको वोल्टेज देने का काम जो है वो पावर आईसी करती है। और पावर आईसी के बाद इस पैनल के अंदर हर एक डिस्प्ले की पैनल के अंदर आपको एक एलईडी इसके अंदर एलईडी रखी गई होती है जो इस पैनल को ग्लो करती है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन ये पैनल दिखाती है उसमें लाइट
देने के लिए, यानी कि जब तक लाइट नहीं आएगा आप इसके डिस्प्ले में आने वाली चीज़ को आप नहीं देख पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे व्हाइट कलर के आप कुछ पार्ट आपको दो दिख रहे होंगे। यहाँ पे एक ए पार्ट और एक ए पार्ट, तो ये दोनों लाइट है। तो लाइट को ग्लो करने के लिए एक अलग सिग्नल का ज़रूरत होता है। और जो ये पैनल है ब्लैक कलर का, सबसे ऊपर जो पैनल है, ये पैनल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ब्लैक कलर की जो पैनल है, तो मेन जो डिस्प्ले है वो दिखाती है। अगर ये पीछे का सभी पार्ट को आप हटा दे तो भी इसमें डिस्प्ले जरूर आएगी। तो दोस्तों जो मेन डिस्प्ले होता है वो यही होता है। देख सकते हो जो ये डिस्प्ले का पैनल है, उसमें से जो वायर निकल रही है उसका जो कनेक्शन है इस तरह की सर्किट के साथ एक कनेक्टर से लगा हुआ है। तो मोबाइल के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन जो डिस्प्ले पे शो करना होता है वो शो करने का काम बस यही एक पैनल करती है। और ये पैनल में जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो देखने के लिए हमें लाइट का जरूरत होता है। तो लाइट देने के लिए यहाँ पे व्हाइट कलर की आप दो छोटी छोटी पार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें दो बहुत छोटी पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, एक ए पार्ट और एक ए पार्ट। तो ये एलईडी है बेसिकली। इसमें वोल्टेज आने के बाद ये लाइट देती है और लाइट रिफ्लेक्ट हो इस डिस्प्ले में जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उसको दिखाने के काम करती है। तो ये जो प्लास्टिक जैसा पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, इस तरह का एक व्हाइट पार्ट होता है, वो इसके पीछे इस तरह से रखा गया होता है और ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ये जो भी लाइट देता है उसको रिफ्लेक्ट करके यहाँ ऊपर पूरी डिस्प्ले के अंदर फैलाने का काम ये रिफ्लेक्टर करता है। तो इसको रिफ्लेक्टर बोला जाता है। जो व्हाइट कलर की जो प्लास्टिक जैसी पार्ट आप देख रहे हो इसको रिफ्लेक्टर बोला जाता है। और पीछे का जो पार्ट है वो इसको आप हाउसिंग बोल सकते हो। डिस्प्ले को इस तरह से होल्ड करने के लिए पीछे का पार्ट लगाया गया होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो डिस्प्ले है वो फंक्शन करती है। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हम इसमें देखते हैं, इस स्क्रीन पे जो भी इंफॉर्मेशन देखते हैं वो सभी इंफॉर्मेशन सीपीयू सेंड करती है। जो मोबाइल के अंदर की जो सीपीयू है वो जो भी इंफॉर्मेशन सेंड करती है वो उसको दिखाने का काम है डिस्प्ले करती है। और डिस्प्ले को काम करने के लिए जो वोल्टेज जरूरी होता है वो पावर आईसी इसको देता है। ये पावर आईसी है मोबाइल का, वो पावर आईसी इसको वोल्टेज देता है जिससे डिस्प्ले काम कर पाती है, यानी कि इस इंफॉर्मेशन को दिखा पाती है। डिस्प्ले का जो ये पैनल है उसका कनेक्शन पावर आईसी और सीपीयू के साथ होता है। लेकिन जो डिस्प्ले के अंदर जो लाइट है, जो मैंने आपको लाइट दिखाई, उसका कनेक्शन ये दोनों के साथ नहीं होता है। उसको वोल्टेज देने के लिए अलग से एक सर्किट बनाई गई होती है। तो दोस्तों डिस्प्ले के अंदर जो इस तरह की लाइट रखी गई होती है उसको काम करने के लिए बहुत ज्यादा वोल्टेज का जरूरत होता है, जो पावर आईसी इसको नहीं देता है। वो डायरेक्ट बैटरी से इसको सप्लाई किया जाता है। लेकिन जो बैटरी है वो सिर्फ 3.7 ही वोल्टेज ही इसको सप्लाई कर सकता है। लेकिन जब हम ब्राइटनेस इंक्रीज करते हैं तो इसका जो लाइट है वो बढ़ जाता है। तो लाइट बढ़ाने के लिए ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होता है। तो इस एलईडी को ज्यादा वोल्टेज देने के लिए एक अलग ही सर्किट डिजाइन की गई होती है मोबाइल की बोर्ड के अंदर, जिसको हम लाइट ड्राइवर सेक्शन बोलते हैं। यानी कि इस एलईडी की जो लाइट होती है उसको हाई वोल्टेज देने के लिए एक सेक्शन बनाया गया होता है, जिसमें बूस्ट कॉइल और एक आईसी और एक डायोड रख के इस एक सेक्शन बनाया गया होता है जिसको लाइट ड्राइवर सेक्शन बोला जाता है। तो वो सेक्शन भी आप यहाँ पावर आईसी के करीब में ही आपको अलग से सेक्शन आपको छोटी सी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बहुत छोटी सी आईसी लगाई गई है और यहाँ पे एक कॉइल आप देख सकते हो और इसके बगल में एक छोटी सी डायोड भी आप देख सकते हो इस तरह से। तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन एक लाइट ड्राइवर आईसी सेक्शन में किया गया होता है जो डायरेक्ट इससे कनेक्टेड होता है। यहाँ पे जो एलईडी है उसको वोल्टेज देने का काम इस सेक्शन करती है। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारा डिस्प्ले का एक कनेक्टर है उसका जो कनेक्शन है वो 3 अलग अलग जगहों से किया गया होता है। तो दोस्तों इस सेक्शन की डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम में स्केच किया हुआ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने, तो दोस्तों ये जो पार्ट है वो डिस्प्ले कनेक्टर है, इसमें 10 पिन है और ये जो पार्ट है वो सीपीयू है और ये जो पार्ट है वो पावर आईसी है और ये जो सेक्शन है वो एलईडी सेक्शन है। तो दोस्तों इस तरह से एक डिस्प्ले के अंदर 3 डिफरेंट सेक्शन से सिग्नल और वोल्टेज आ रही होती है। तो जो मोबाइल की सीपीयू होती है उससे आने वाली जो सिग्नल होती है कुछ इस तरह से होती है, जैसे इसमें एलसीडी क्लॉक, एलसीडी डाटा, सीरियल डाटा, एस डाटा का मतलब सीरियल डाटा हो गया, और एलसीडी सीएस चिप सेलेक्ट और एलसीडी इनेबल सिग्नल, एलसीडी रीसेट सिग्नल, इस तरह का सिग्नल डिस्प्ले कनेक्टर के अंदर आती है। तो ये जो भी सिग्नल आती है उसका मीनिंग क्या है, क्या काम करती है डिफरेंट सिग्नल। जैसे सबसे जो मेन सिग्नल हो गया एलसीडी डाटा, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप देख पाते हैं डाटा लाइन के थ्रू आपका डिस्प्ले में दिखाई देता है। लेकिन जब ये सिग्नल आती है तो इसका जो आने का एक स्पीड होता है, तो स्पीड
वो स्पीड कितने स्पीड में वो सिग्नल को सीपीयू से मोबाइल के अंदर, मोबाइल के डिस्प्ले के अंदर जाना है, वो स्पीड देने का काम एक क्लॉक करती है। उसके बाद हो गया एलसीडी सीएस चिप सेलेक्ट या एलसीडी इनेबल, यानी कि आप डाटा सेंड करने से पहले आप एलसीडी को इनेबल करना होगा। एलसीडी को डिस्प्ले, आपका जो डिस्प्ले है उसको ऑन करना जरूरी होता है कि आपका मोबाइल का जो डिस्प्ले है वो ऑलवेज ऑन होके तो नहीं रहता है, तो डाटा सेंड करने से पहले एलसीडी को यानी कि डिस्प्ले को ऑन करना जरूरी होता है। तो ऑन करने के लिए एलसीडी इनेबल सिग्नल इसको दिया जाता है। और उसके बाद है एलसीडी रीसेट। एलसीडी रीसेट सिग्नल का काम होता है जो पुराने डाटा है उसको हटा के फिर नए डाटा दिखाने का काम एलसीडी रीसेट करता है। तो दोस्तों सीपीयू और मोबाइल की जो डिस्प्ले कनेक्टर है उसके बीच का जो कनेक्शन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो दोस्तों इस तरह से सीपीयू और मोबाइल के बीच में कम्युनिकेशन होती है। तो दोस्तों लेकिन ये जितने भी डाटा है वो सभी तभी दिख पाएगी जब एलसीडी काम करेगा। तो एलसीडी को काम करने के लिए पावर आईसी उसको ऑन करने के लिए जो एलसीडी पैनल है, यानी कि जो ये पैनल ब्लैक पैनल आपको मैंने दिखाया था पहले, तो जो एक पैनल है उसको ऑन करने के लिए पावर आईसी इसको वोल्टेज सप्लाई करता है। तो पावर आईसी जो वोल्टेज सप्लाई करता है वो है 2.8 वोल्ट, जिसको वी फ्लैश यानी कि फ्लैश वोल्टेज बोला जाता है इसके लिए। और दूसरा एक वोल्टेज सप्लाई करता है 1.8 वोल्ट इनपुट आउटपुट। ये सिर्फ ये डाटा को इन और आउट करने में हेल्प करती है। तो दो तरह की वोल्टेज एलसीडी पैनल को दी जाती है। लेकिन एलसीडी पैनल के अंदर जो एलईडी है, जो इस तरह की एलईडी है, तो उस एलईडी को ग्लो कराने के लिए पावर आईसी उसको वोल्टेज नहीं देता, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज का जरूरत होता है। मतलब तो हाई वोल्टेज देने के लिए डायरेक्ट बैटरी से लाइट ड्राइवर आईसी सेक्शन में वोल्टेज सेंड किया जाता है और ड्राइवर आईसी वोल्टेज को हाई करके भी एलईडी का जो प्लस और माइनस पिन है उसमें सप्लाई कर देता है। तो दोस्तों मोबाइल के अंदर जो एलसीडी लाइट ड्राइवर सेक्शन होती है उसका मेन काम होता है वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज करना अकॉर्डिंग टू द ब्राइटनेस सेटिंग ऑफ मोबाइल फोन। यानी कि जब हम मोबाइल की ब्राइटनेस को इंक्रीज करते हैं एलईडी में जाने वाली जो वोल्टेज है उसको हाई कर देता है, और जब हम डिक्रीज करते हैं तो वोल्टेज को लो कर देता है। डिस्प्ले के अंदर जो एलईडी होती है वो उसका लाइट कम या ज्यादा होता है, जिससे ब्राइटनेस इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से मोबाइल का डिस्प्ले जो सेक्शन है वो काम करता है। अब इस सेक्शन में फॉल्ट क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए एलईडी सेक्शन में फॉल्ट आ गया, यानी कि जो डिस्प्ले लाइट ड्राइवर सेक्शन है उसमें कोई फॉल्ट आ गई तो डिस्प्ले के अंदर जो एलईडी है वो नहीं ग्लो करेगी, और नहीं ग्लो करने के कारण क्या होगी, जो भी इंफॉर्मेशन इस डिस्प्ले की पैनल में आएगी, इस डिस्प्ले के पैनल में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो इंफॉर्मेशन को हम बाहर से लाइट देकर देखेंगे तो दिखाई देगी, लेकिन ऐसे ही नहीं दिखाई देगी। तो अगर कोई किसी मोबाइल में पिक्चर आ रही है लेकिन लाइट नहीं आ रही है तो आपको इस सेक्शन को ट्रबल शूट करना है। इसका जो फॉल्ट हो सकता है, या तो एलईडी खराब हो सकती है, या तो आपका जो लाइट ड्राइवर सेक्शन है उसमें कोई फॉल्ट हो सकता है। लेकिन अगर लाइट ग्लो हो रही है लेकिन पिक्चर नहीं आ रही है, मानिए ये लाइट ठीक है प्रॉपरली, मतलब व्हाइट डिस्प्ले आ रही है, व्हाइट डिस्प्ले का मतलब लाइट ग्लो हो रहा है, पिक्चर नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, जो फ्लैश है भी फ्लैश और ये जो इनपुट आउटपुट का जो वोल्टेज है इसको चेक करना है। इसमें अगर कोई फॉल्ट आ गई, ये कंपोनेंट इसमें कैपेसिटर इस तरह से कनेक्ट किया गया है, तो इस कैपेसिटर्स में अगर कोई फॉल्ट आ गई हो तो आपका ये व्हाइट डिस्प्ले आएगा, लेकिन यहाँ पे पिक्चर कोई दिखाई नहीं देगा। तो नो पिक्चर, यानी कि अगर कोई पिक्चर नहीं आ रही है डिस्प्ले में लेकिन लाइट आ रही है तो आपको इस दोनों कंपोनेंट को चेक करना है। उसके बाद ये दोनों कंपोनेंट अगर प्रॉपरली काम कर रही है तो फिर आप क्या कर सकते हो, जो सीपीयू से आने वाली जो सिग्नल है उसको चेक कर सकते हो। इसमें डाटा क्लॉक और इनेबल रीसेट इस तरह का सिग्नल आती है, और सभी लाइन में इस तरह का एक एक रजिस्टर जोड़ा गया होता है। तो इस सभी रजिस्टर को आपको चेक करना है। अगर इसमें कोई फॉल्ट दिखाई रहे तो इसको आप इस तरह से जंपर कर सकते हो। सभी लाइन में इस तरह से आप जंपर अप्लाई कर सकते हो। इस सेक्शन में कोई फॉल्ट आ रही है तो इस कैपेसिटर को आप बदल सकते हो या इसको निकाल के आप सोल्यूशन कर सकते हो। और ये जो एलसीडी लाइट ड्राइवर सेक्शन है उसमें कोई फॉल्ट आ गई तो उसको आपको रिपेयर करना होगा। तो दोस्तों जितने भी सेक्शन मैंने आपको यहाँ पे दिखाए सभी का डिटेल इन्फॉर्मेशन और सभी का प्रैक्टिकल लेसन का वीडियो भी मैं बना के इस चैनल पे डालने वाला हूँ। कोई भी मोबाइल हो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मोबाइल को डिसेबल करना होता है, खोलना होता है। मोबाइल को खोलने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हम क्या करते हैं, उसका हाउसिंग खोलते हैं, कवर खोलते हैं। तो हाउसिंग खोलने के लिए हमें ओपनर टूल चाहिए होता है। आप देख सकते हो ये सभी ओपनर टूल है। ये प्लास्टिक का है, ये मेटल का है, और अगेन ये मेटल का है, और ये है डिस्प्ले और टच, ये फ्लेक्सिबल है। आप देख सकते हो ये बेंड हो रहा है, मतलब ये डिस्प्ले टच को निकालने के लिए यूज होने वाला ये ओपनर टूल है, और ये हाउसिंग को निकालने वाला ओपनर टूल है। तो हमें कौन सा चाहिए, सभी चाहिए। ये प्लास्टिक का सिर्फ लेने से नहीं होगा, ये मेटल का सिर्फ लेने से नहीं होगा। हमें जितना टूल होता है ओपनिंग करने के लिए सभी टूल चाहिए, क्योंकि किसी सेट में कोई लगता है, किसी सेट में कोई लगता है। और
एक अलग से आप देख सकते हो इस तरह का सेट भी आता है। आपके पास जितना ज़्यादा टूल हो उतना आपको काम करने में आसानी होगा। टूल खरीदने में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया ओपनर टूल जिसे हम मोबाइल को खोलेंगे। और हाउसिंग खोलने के बाद हाउसिंग के अंदर स्क्रू होता है, तो वो स्क्रू को खोलने के लिए हमें क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर चाहिए। आप देख सकते हो मोस्टली 70% 80% ये प्लस वाला स्क्रू यूज होता है ज़्यादा करके। ये भी प्लस है और ये मल्टी स्क्रू ड्राइवर है। इसके अंदर बहुत सारे बीट होता है। ये बीट का यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप का जो सेट है उसको खोल सकते हैं। मतलब मोस्टली हमें 70% से ज़्यादा यही लगेगा। किसी किसी सेट में अलग तरह का स्क्रू ड्राइवर भी लगता है, तो उसके लिए हम मल्टी भी ले सकते हैं, या इस तरह का डिफरेंट सेट आता है तो उसको भी हम ले सकते हैं। और आईफोन को खोलने के लिए हमें कुछ अलग स्क्रू ड्राइवर ज़रूरी होता है। आईफोन के लिए इस तरह का अलग एक स्क्रू ड्राइवर का बॉक्स आपको लेना होगा। तो ये हो गया स्क्रू ड्राइवर। आप देख, स्क्रू ड्राइवर आपको पता चल गया। सबसे ज़्यादा ये लेना है आपको, मतलब दूसरा आपके पास नहीं हो फिर भी आप एक ये ले सकते हो और बाद में लेने से भी होगा। स्टार्टिंग में आपको ये लेना है। अगर आपके पास बजट है तो आप सभी ले सकते हो। तो इससे हम सेट को खोल सकते हैं। इस खोलने के लिए हमें ओपनर टूल, स्क्रू ड्राइवर, दो चीज़ चाहिए। खोलने के बाद हमें अब इसको रिपेयरिंग करना है। रिपेयरिंग करने के लिए मतलब डिफरेंट कनेक्टर को निकालना होता है, तो उसके लिए हमें चाहिए ट्वीज़र। इसको ट्वीज़र बोला जाता है, आप देख सकते हो। तो इस तरह का ट्वीज़र आता है जो बजट इसका थोड़ा हाई है, लेकिन ये अच्छी हाई क्वालिटी का ट्वीज़र है। और इससे भी ज़्यादा आप 2-3 हज़ार का ट्वीज़र भी आप ले सकते हो, लेकिन शुरू में आपको ये मीडियम रेंज का ट्वीज़र आपको लेना है। मतलब डिफरेंट चीज़ को निकालने के लिए, जोड़ने के लिए इस तरह का आयरन लेना होता है। आप देख सकते हो जितनी मोस्टली मेरा जो सामान है वो सनशाइन कंपनी का होता है। सनशाइन का अभी तक का बेस्ट सामान मिलता है मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए। आपको जो भी सनशाइन का सामान मिले वो सनशाइन के लिए, अगर नहीं मिल रहा है तभी दूसरा किसी कंपनी का ले सकते हैं, बाकू या कोई अदर कंपनी का आप ले सकते। और आयरन रखने के लिए एक स्टैंड चाहिए, इसको आयरन स्टैंड बोला जाता है। और आयरन को यूज़ करने के लिए हमें चाहिए पेस्ट। तो आप देख सकते हो इसको पेस्ट बोला जाता है। ये नॉर्मल पेस्ट है, और अगर आपको आईसी रिपेयरिंग करना है तो ये स्पेशल टाइप का पेस्ट आपको लेना होगा। ये आईसी पेस्ट बोला जाता है, ये नॉर्मल पेस्ट हो गया। उसके बाद हमें चाहिए शोल्डर वायर। आप देख सकते हो इस तरह का शोल्डर वायर, ये पतला वाला है शोल्डर वायर। इसका थिकनेस बहुत ही पतला है, और ये है थोड़ा मोटा वाला शोल्डर वायर। तो आपको पतला वाला लेना है। मोबाइल रिपेयरिंग के लिए ये ज़्यादा अच्छा होता है, और जनरल काम के लिए ये भी चला सकते हो, लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग के लिए ये बेस्ट है। थोड़ा जल्दी पैक मेल्ट हो जाता है और काम करने में भी बहुत ही आसान आपको ये शोल्डर वायर रहेगा। उसके बाद इसको बोला जाता है जंपर वायर। मतलब जंपर का काम अगर आपको हो तो शोल्डर वायर के साथ साथ आपको जंपर वायर भी लेना है। अब डिफरेंट कनेक्टर को निकालने, जैसे मोबाइल का जो चार्जिंग कनेक्टर होता है, सिम कनेक्टर होता है, जैसे आप देख सकते हो ये सभी काम। अब चार्जिंग कनेक्टर हो गया, सिम कनेक्टर हो गया, तो आईसी हो गया, ये सभी को निकालने के लिए आपको इस तरह का मशीन चाहिए। इसको बोला जाता है हॉट गन या एसएमडी मशीन। आप देख सकते हो यहाँ पे इसको बोला जाता है हॉट गन या एसएमडी मशीन। तो आप ये ले सकते हो। इसका भी प्राइस आपको डिफरेंट टाइप का मशीन मिलेगा। तो आपको शुरू में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है तो मीडियम ले सकते हो, नहीं तो ये मतलब 10,000 2,000 का भी आता है, 10,000 का भी आता है, 20,000 का भी आता है। तो आपका बजट कैसा है वैसा आप ले सकते हो। आईसी का काम करना है तो आपको हाई बजट लेना होगा। अगर आईसी का काम नहीं करना है तो आप मतलब 2,000 का रेंज का हॉट गन भी यूज करके काम कर सकते हो। और ये है मल्टीमीटर, जो डिफरेंट टेस्टिंग होता है मोबाइल का, जितने भी टेस्टिंग होता है सभी टेस्टिंग के लिए हम मल्टीमीटर यूज़ करते हैं। और हॉट टेस्टिंग हुई इसको बोला, इससे जो टेस्टिंग करते हैं उसको बोला जाता है कोल्ड टेस्टिंग। और जो हॉट टेस्टिंग होता है उसके लिए हमें डीसी सप्लाई देना होता है। तो डीसी सप्लाई देने के लिए इस तरह का मशीन होता है। मशीन आपको 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर का होता है। तो ये 5 एम्पियर वाला मशीन है, और इसमें डिजिट होता है 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। तो ये मतलब 4 डिजिट आप देख सकते हो, 4 डिजिट मशीन है। तो 4 डिजिट होने पर आपको फॉल्ट फाइंड करने में आसानी होगा। तो मतलब जितना ज़्यादा बजट उतना अच्छा मशीन, और उतना मतलब आपको ईजी होगा रिपेयरिंग करने में। उसके बाद इसको बोला जाता है रोजिन पेस्ट। ये भी एक स्पेशल पेस्ट है। इसका यूज़ करके आप मतलब डिफरेंट चीज़ को जोड़ सकते हो। माइक वगैरह हो गया, आईसी वगैरह हो गया, और शॉर्टिंग, अगर मोबाइल में शॉर्टिंग है तो उसको भी फाइंड करने में आपको हेल्प करेगा। जैसे डिफरेंट टाइप का टेप होता है मोबाइल के लिए, जैसे डबल टेप, मतलब दोनों साइड मतलब जोड़ने के लिए यूज़ होता है टेप, तो इसको डबल टेप बोला जाता है। और ये हो गया एल्युमिनियम या सिल्वर टेप।
मोबाइल के बोर्ड में वर्क करने के टाइम में क्या है, जैसे आप मतलब इस आईसी को निकालना है या यहाँ पे काम करना है, तो इसके बगल के जो आईसी कंपोनेंट होता है उसको हीट ना लगे, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, टेप का यूज़ करके ये जो एरिया है उसको कवर कर सकते हो। मतलब जिस पार्ट को आपको प्रोटेक्ट करना है उसको कवर करने के लिए टेप यूज़ किया जाता है। मतलब ये हीट को अंदर घुसने नहीं देगा। तो इस तरह का टेप को हीट रेजिस्टेंस टेप भी बोला जाता है या थर्मल टेप भी बोला जाता है। आप देख सकते हो ये भी थर्मल टेप, इसको एल्युमिनियम टेप बोला जाता है। दोनों में से आप कोई का यूज़ कर सकते हो। मतलब बेटर ऑप्शन ये है, अगर आपके पास ये ना हो तो इसको यूज़ करके भी आप काम चला सकते हो। तो लिक्विड आप देख सकते हो ये है यूनिवर्सल लिक्विड प्रूफ फ्रेम लिखा हुआ है। मतलब फ्रेम निकालने के लिए जो डिस्प्ले जो फ्रेम होता है, जैसे आगे का जो मोबाइल का जो डिस्प्ले टच होता है, आप देख सकते हो टच, और नीचे इस टच के नीचे डिस्प्ले होता है। तो डिस्प्ले को निकालने के लिए डिस्प्ले और टच जो होता है वो ग्लू से अटैच होता है, तो उसको ग्लू को मेल्ट करने के लिए हेल्प करता है। ये आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है नो हर्ट टू एलसीडी। आप देख सकते हो नो हर्ट टू एलसीडी, नो हर्ट टू फ्रेम, मतलब फ्रेम को भी दिक्कत नहीं होगा इससे, एलसीडी को भी दिक्कत नहीं होगा। नो हर्ट टू फ्लेक्स, मतलब इसके डिस्प्ले का जो फ्लेक्स होता है उसको भी ये कुछ भी खराबी नहीं करेगा। तो मैं मतलब इसका यूज़ करके हम ये डिस्प्ले को आसानी से निकाल सकते। क्लीन करना हो, ग्लू को क्लीन करना हो तो उसके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं, या ग्लू को क्लीन करने के लिए इस तरह का लिक्विड भी आता है फाल्कन 530, तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ये फ्रीजी स्प्रे है, मतलब मोबाइल के बोर्ड में अगर शॉर्टिंग हो गया है तो एक लिक्विड का स्प्रे का यूज़ करके हम शॉर्टिंग का एरिया जो है उसको फाइन करते हैं। ये डिस्प्ले में अगर गंदा लगे है तो उसको क्लीन करने के लिए स्क्रीन क्लीनिंग किट आप देख रहे हैं इस तरह का लिक्विड लगता है। और उसके बाद आप देख सकते हो लिक्विड है, इसे बोर्ड क्लीन किया जाता है। जैसे बोर्ड में मतलब वाटर डैमेज बोर्ड है, या मतलब काम करने के बाद जो गंदा हो जाता है बोर्ड, तो उसको क्लीन करके पहले जैसे बनाने के लिए लिक्विड यूज़ किया जाता है। ये अगर नहीं है तो पेट्रोल भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये लिक्विड हो गया, 5 टाइप का लिक्विड आपको लगेगा। उसके बाद आप एक ग्लू का यूज़ कर सकते हो, जैसे डिस्प्ले टच अगर निकालते हो तो उसको फिर से चिपकाने के लिए इस तरह का ग्लू यूज़ किया जाता है। और वो लिक्विड रखने के लिए, वो सभी जो लिक्विड है वो रखने के लिए इस तरह का पॉट भी आप अलग से ले सकते हो। मतलब क्योंकि लिक्विड ऐसे ही डायरेक्ट आप डालोगे तो क्या होगा, ज़्यादा गिर जाएगा, और ये बोतल यूज़ करके आप थोड़ा थोड़ा सा बूंद बूंद करके लिक्विड डाल सकते हो। तो इस तरह का पॉट भी आपको लेना ज़रूरी होता है। डिस्प्ले निकालने के लिए इस तरह का ओपनर भी आता है, इसको मैग्नीफाइंग लेंस बोला जाता है। जैसे बोर्ड में काम करने के बाद आपको मतलब देखने के लिए इस तरह का लेंस भी आप यूज़ कर सकते हो। मोबाइल में अगर शॉर्टिंग का प्रॉब्लम होता है तो उसको निकालने के लिए इस तरह का शॉर्ट किलर यूज़ किया जाता है, जिससे हम मोबाइल का बोर्ड में जो शॉर्टिंग का एरिया है उसको फाइंड कर सकते। कंपोनेंट शॉर्ट है या आईसी शॉर्ट है, उसको फाइंड करने के लिए इस तरह का शॉर्ट किलर यूज़ किया जाता है। तो आप डिस्प्ले को निकालने के लिए इस तरह का डिस्प्ले हीटिंग मशीन आप ये देख सकते हो। डिस्प्ले को हीट करने के लिए ये मशीन यूज़ की। आईसी से रिलेटेड जितने भी काम होता है या जो छोटे छोटे काम होते हैं उसको करने के लिए आपको इस तरह का मशीन लेना है। इसको माइक्रोस्कोप बोला जाता है। और माइक्रोस्कोप के ऊपर में आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है। मतलब इसमें जो जितने भी छोटे कंपोनेंट है वो सभी को बड़ा करके दिखा देगा। जैसे मैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप रख दिया हूँ और यहाँ पे आप मॉनिटर में देख सकते हो स्क्रीन में कोई भी कंपोनेंट या कोई भी आईसी का नंबर सभी आपको क्लियरली यहाँ से दिख जाएगा। तो मतलब माइक्रो लेवल का काम करने के लिए ये इस तरह का मशीन हमें लेना ज़रूरी होता है। इसमें नीचे लाइट लगा होता है, लाइट का ब्राइटनेस भी आप कम ज़्यादा या इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। और ऊपर में एक कैमरा लगा हुआ है, कैमरा के चलते हम इसको यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर कैमरा नहीं होगा तो ये मॉनिटर में नहीं दिखाई देगा। मतलब आपको सिर्फ काम करना है तो मतलब विदाउट कैमरा भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपको इस तरह का मॉनिटर में दिखाना है और मॉनिटर में देख के काम करना है तो आपको कैमरा लेना ज़रूरी होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्मार्ट चार्जर है। मतलब इसका यूज़ करके हम कोई मोबाइल चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन में हम यहाँ से ले सकते हैं। इसमें एम्पियर शो करता है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें वोल्टेज भी होता है और साइड में आप देख सकते हो वोल्टेज के साइड में एम्पियर भी लिखा हुआ है। तो एम्पियर भी शो करता है, मतलब मोबाइल का प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल का अनलॉकिंग करने के लिए मेरे पास ये MRT का बॉक्स है, UFI बॉक्स है और UFS बॉक्स। इस तरह का UFS तो अभी खास यूज़ नहीं होता है, ज़्यादा करके सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अभी चलने वाला UFI बॉक्स है। और अनलॉकिंग करने के लिए MRT UMT इस तरह का बॉक्स भी, डोंगल भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए हमें ज़रूरी होने वाला टूल्स।
और मैं आपको जो मैं वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ उसमें मैं सभी टूल का यूज़ करके दिखाऊंगा, सभी टूल को कैसे यूज़ करना है। किसी भी मोबाइल में कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे रिपेयर करना है। उसके बाद मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, जैसे बोर्नियो एस्मेटिक्स होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बोर्नियो एस्मेटिक है। इसका यूज़ करके हम मोबाइल का जो डिफरेंट प्रॉब्लम होता है, बोर्ड लेवल का, आईसी लेवल का, कनेक्शन डायग्राम सभी को देख सकते हैं और मोबाइल रिपेयरिंग करने में हमें बहुत ही आसानी होता है। तो इसको ख़रीदना होता है बोर्नियो एस्मेटिक्स, आप देख रहे हो बोर्नियो फ्लैशर के द्वारा। और इसमें जैसे आप देख सकते हो हार्डवेयर सोल्यूशन, बीट मैप, स्कीमेटिक, लैपटॉप, पीसी, मॉनिटर सभी का दिया हुआ है। और कौन कौन सा जैसे लेटेस्ट अपडेट में आप देख सकते हो, नए नए इसमें बहुत सारे लेटेस्ट, जैसे रेडमी नोट 5A, मोटरोला, मतलब डिफरेंट सीरीज़ का आपको अपडेट है। इस सभी का नॉलेज मैं आपको मेरे वीडियो सीरीज़ में देने वाला हूँ, और जिसका प्राइस बहुत ही मिनिमम होगा। और इसका प्राइस जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर में। और मेरा कोर्स रेडी है और उसको आप बाय कर सकते हो अगर आप चाहो तो। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किए, आपका मन लगता है तो सब्सक्राइब कर ले।